और तेज चिल्लाएं जो भी अटेंडेंट था कि बलराम, तो तब तक तो हम पूरे झूल ही गए थी। और हमने कहा तुम डर क्यों गई? बोली डर क्या, हम वहां तक गए, एकदम याद आया कि उसमें तो कोई पेशेंट था ही नहीं, और वो महिला भी दिखी नहीं। अच्छा, वो महिला दोबारा मिली भी नहीं मिली। तो बोली नहीं किसी पत्रकार ने ये बात सुनी, देश धर्म के पत्रकार ने, अरे उसने उठा के छाप दिया। और अगले दिन वो इस बात को मतलब वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिनके साथ हैं उनका नाम है उर्वशी दीक्षित जी। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक नर्स के रूप में शुरू की थी आज के 40 साल पहले, और कुछ समय के बाद धीरे धीरे अपने करियर में आगे बढ़ते बढ़ते मैम राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित हुई, उसके बाद राज्यपाल के द्वारा सम्मानित हुई। तो आज आइए मिलते हैं मैम से और जानते हैं उनके करियर के बारे में, उनके क्या क्या अनुभव रहे उनके 40 साल के एक्सपीरियंस में। तो मैम, आपका करियर नर्सिंग में आने का कैसे प्लान बना, या किसने आपको मोटिवेट किया इस करियर में आने के लिए? नमस्कार अतुल जी। मेरा जो शुरुआत है, एक्चुअल में मेरे फादर टीचर थे, इंग्लिश टीचर थे, और हम एक बहुत ग्रामीण क्षेत्र से हैं जी जहाँ पे उस समय लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था। पर चूंकि फादर टीचर थे तो उन्होंने अपने सब भाई बहनों के साथ अपने सारे बच्चे पढ़ाए अच्छे से। और उनमें एक चीज थी कि वो अपने स्टूडेंट्स पे बहुत ध्यान देते थे कि कोई बच्चा पिछड़ ना जाए। हाँ, वीक उसको स्टूडेंट पे। वीक पे नहीं, और जो बहुत होशियार थे उन पे भी। अच्छा अच्छा। क्योंकि उनको ये था कि वो कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी लापरवाही में रह जाए, और जो बहुत वीक हैं उन पे तो ध्यान देना ही था कि वो भी पिछड़े नहीं, मतलब जितना भी है आगे बढ़े। तो ये उनका एक था जो बचपन से हमने देखा था। बच्चों पे वो अपने बहुत ध्यान देते थे। दूसरे गांव में रहते थे तो गांव में जो छोटे तबके के लोग हैं हाँ हाँ, उनको कैसे हेल्प किया जा सकता है, कैसे वो जिसको करते जरूरत हो, थी जिस भी तो चीज की। वो अपना करते रहे। तो उस सानिध्य में पल के कुछ तो उनसे सीखा, कुछ एक अंदर से ये था कि पढ़ रहे हैं, जैसे कभी कोई गांव में तो छोटा जानवर भी हुआ ना और उसको चोट लगी तो चलो उसकी सेवा कर ली। ये हमारे बड़े भाई में भी ज्यादा था। हाँ, एक बार कोई कुत्ते का बच्चा फिसल के चला गया तो वो शाम को कहीं से लौटे, सर्दियों के दिन थे, तो उठा लाए। तो मतलब ये चीज कुछ थी अंदर से कि मतलब कोई अगर दुखी है, थोड़ा सा तकलीफ में है, तो उसके लिए मदद कुछ करना करना है। है। तो ये संभवतः हमें लगता है मुझे अपने परिवार से ही ये सारी चीजें मिली कि सेवा भाव में जाना चाहिए। फिर जब आगे गए, मेरा थोड़ा सा जो एक साइंस साइड, आर्ट साइड का वो होता है, तो मुझे आर्ट साइड मिली। तो एक बार ये तो दिमाग से निकल गया कि मैं मेडिकल में जा सकती हूँ। उसके बाद जैसे एक नेचर का या ईश्वर का एक आपके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। मेरी मदर की सर्जरी हुई थी कानपुर डफरिन हॉस्पिटल में। मैं उस समय इंटर पास करके बीए में गई थी, तो उनके पास थी मैं सेकंड डे। उसके बाद एक और महिला थी, उसके पास कोई भी नहीं था, अनएजुकेटेड लोग थे। तो मेरी मदर ने स्पेशली मुझसे कहा कि बेटा इसने मेरी बड़ी सेवा की थी जब मेरी सर्जरी हुई थी, आप लोग तो थे नहीं, आज इसकी सर्जरी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसको ध्यान से देखो। तो कोई नहीं, रात में वो तो ऐसा कोई घिन नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि तब होता क्या था कि बहुत ज्यादा नर्सेज नहीं होती थी हॉस्पिटल्स में, भी कम होता था, और रहने भी नहीं दिया जाता था। मैं उस पेशेंट के साथ पूरी रात थी। उसकी बॉटल खत्म हो रही है तो बताने जाना, उसको पेन हो रहा है तो स्टाफ को बोलने जाना। तो पूरी रात ये सब चला, नॉर्मली चला, कोई नहीं। सुबह वहाँ का जो ड्यूटी पे स्टाफ था उसने स्पेशली हमको बुलाया कि बेटा आपकी ये कौन है? तो मैंने कहा नहीं, मेरी तो कोई भी नहीं है, मेरी तो 10 नंबर बेड पर मदर है। जी जी। तो फिर आप इसके साथ कैसे? हमने कहा जिस दिन मेरी मदर की सर्जरी हुई थी हम लोग कोई नहीं थे, इन्होंने सेवा की और मेरी मदर की बहुत इच्छा थी कि हम इसकी देखभाल करें। तो बोली नहीं, तुम्हारा बड़ा अच्छा रोल रहा, तुमने रात भर जिस तरीके से मैनेज किया, क्यों नहीं तुम नर्सिंग कर लेती हो? मतलब ये दिमाग में था। मेरे फादर की इच्छा थी कि मेरा कोई बच्चा मेडिकल में जाए, क्योंकि हमारे एक चाचा जी थे, वो भी मेडिकल ऑफिसर थे एयरफोर्स में, उनका मर्डर हो गया था। तो फादर को लगता था कोई ना कोई हमारे यहाँ से मेडिकल में हो। तो ये एक इच्छा तो थी, लेकिन वहां पे जैसे हमें एक उसका नया वो मिला, तो मैंने कहा मैं तो आर्ट साइड से हूँ, मैं कैसे कर लूँ? बोले तो क्या हुआ, आर्ट साइड से भी कर सकते हैं।
तो हमने कब बोली अभी इस समय फॉर्म भर रहे हैं, हम्म, वैकेंसी निकली है और तुम फॉर्म डाल दो। मतलब ये सब ईश्वर का वो था, मेरा तो अपना कुछ नहीं था। अब वो बेचैनी कि मैं कब घर जाऊं, कब मैं फॉर्म मंगाऊं, क्योंकि तब फोन होते नहीं थे, कोई मेल होती नहीं थी। तो खैर डिस्चार्ज करा के मदर को घर लाई। मैंने फादर को बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे पिताजी हमको फॉर्म डला दो। तो हमारे फादर ने बिना किसी इब्बट के, ठीक है, उन्होंने हमारी फूफा जी को लेटर लिखा और जो भी प्रक्रिया थी 10 दिन में 15 दिन में फॉर्म आ गया। मैंने फिल किया और भेज दिया। इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। अच्छा तब टेस्ट हाँ, टेस्ट नहीं रिटन नहीं, सीधा इंटरव्यू? ओरल इंटरव्यू अच्छा होता था। इंटरव्यू। हाँ, तो इंटरव्यू दिया मैंने। इंटरव्यू के बाद तो कृपा रही प्रभु की, मैं तो अपने हर उसमें ईश्वर की कृपा ही मानती बिल्कुल हूँ, जो बिल्कुल। कुछ भी हुआ उन्हीं की कृपा से। और मैं सेलेक्ट हो गई, मैंने जाके इलाहाबाद ज्वाइन किया। तब मैम कितनी सीटें होती थी लगभग? सीट एक तो बहुत ज्यादा नहीं होते थे, लेकिन जो भी होते थे वो गवर्नमेंट के मतलब अंतर्गत ही टोटली आते थे। गवर्नमेंट के अंदर ही हाँ, आती थी? या तो मिशनरीज में होती थी हाँ नर्सेज, हाँ। या फिर जैसे यूपी गवर्नमेंट या अदर स्टेट में स्टेट की होती थी। तो मिशनरीज के तो अलग सिस्टम सारे होते थे। और हमारे यहाँ भी उन दिनों केरल का स्टाफ ज्यादा होता था, हाँ साउथ हाँ। का ज्यादा होता था, क्योंकि उन लोगों में काम करने की जो क्षमता होती है, मतलब उनको गंदगी से कोई घृणा नहीं होती है, उनको किसी मतलब किसी भी तरीके का काम करने में कोई वो नहीं होती है। तो शायद शुरू में इसलिए रखा गया हो। दूसरे वो थोड़े से इंग्लिश टच में भी होते हैं, साउथ। तो ज्यादातर अपने यूपी में भी वही सब थे। फिर धीरे धीरे यूपी के लोगों ने आना शुरू किया, तो स्टाफ तो ठीक ठीक होता था, पेशेंट भी तब उसी तरीके के होते थे। बीच में कुछ ऐसा हुआ कि फिर स्टाफ शॉर्ट होता गया, क्योंकि भर्तियां बंद कर दी और ये सब तो बीच में आया। पहले स्टाफ प्रॉपर कितने होता साल की था। थी तब? मेरी एज उस समय रही होगी 18 years old। अच्छा, जी। आप 18 साल की थी जब आपका कोर्स कंप्लीट होते हुए कितने 22 में मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी। कोर्स कंप्लीट किया और जॉब मिली आपको? हाँ, तुरंत हम लोगों को उस 22। समय एक बॉन्ड भराया जाता था कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हमको 3 साल मतलब यूपी या स्टेट, जो भी हाँ स्टेट, हाँ। हमारे यूपी का ये था कि 3 साल तक हमको यूपी स्टेट को अपनी सेवाएं देनी है। उसके अगर बाद उसके बाद कहीं बाहर, क्योंकि नर्सिस की बाहर डिमांड बहुत है, इंडिया के बाहर हाँ तो जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं या वहाँ पे बहुत डिमांड है। तो 3 साल हमें प्रॉपर यूपी स्टेट को देना था। उसके बाद अगर हम सोचें कि कहीं और जाएं या हम आगे डिग्री कोर्स के लिए, जैसे बीएससी नर्सिंग है, फिर एमएससी नर्सिंग है, तो वो 3 साल हमें अपना पूरा करना ही था, वो बॉन्ड हमें कंप्लीट करना कंप्लीट था। करना था। फिर मैम आपने कहीं बाहर ट्राई किया? जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, देश से इतना लगाव था कि आज भी है। देश में ही रहे। हाँ जब मैम जैसे आपका कंप्लीट हुआ 22 एज में, जी। उसके बाद तब आपका क्या एम था, मतलब तब आप क्या चीज देख के प्रेरित होते थे उस चीज को लेके अपने फील्ड में? ट्रेनिंग में ही बहुत कुछ सीखने को मिल गया था, क्योंकि हाँ मैं इलाहाबाद में थी और जिस क्षेत्र में थी उस क्षेत्र में बहुत पेशेंट आते थे, खासतौर से मारपीट वाले और वो सब। तो उनको सबको देख देख के, और वो सब कहीं ना कहीं ये लगता था, जब पेरेंट्स या परिवार का कोई रोता हुआ आ रहा है, चिल्लाता हुआ आ रहा है, चीखता हुआ आ रहा है, तो एक अंदर से ये लगता था कि हम इसके लिए क्या ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं जिससे ये संतुष्ट हो पाए और पेशेंट भी हमारा ठीक हो। पहले तो ये होता है ना कि अटेंडेंट जो भी है उनको किसी तरीके से आप सांत्वना दीजिए, उनको कंट्रोल करिए, क्योंकि अगर वो रोते चिल्लाते चीखते रहेंगे तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो लक्ष्य तो यही था कि हमारा पेशेंट के अटेंडेंट सेटिस्फाई हो, हम उनको बेहतर सेवा दे पाए। आपको मरीजों को सुनना, क्योंकि मरीजों को सुनना मतलब वो तो एक अलग स्थिति में होते हैं, उसके साथ साथ जो उनके पेरेंट्स होते हैं या उनके साथ में जो घर परिवार पे होते हैं, उनका आक्रोश होता है उस समय, या मतलब उन्हें लगता है कि जो भी हो रहा है सबसे पहले मेरा। तो उस चीज से डील करना थोड़ा सा, हम जब जैसे कहीं जाते हैं, एग्जाम्पल हम अपना ही देखें तो हमें लगता है कि पहले जो भी सेवाएं आ रही हैं पहले हमारे बैठ तक आए। तो उस कंडीशन में आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता है ये सारी चीजों को डील बहुत करना? ज्यादा। कैसे डील करते थे? ये तो आज के डेट में मुझे नहीं पता कि कैसे डील करते थे, लेकिन ये बड़ा चैलेंज होता था। बहुत बड़ा चैलेंज। एक्चुअल जो आ रहा है, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस दिन मैंने अपने स्टूडेंट को भी या हमारे जो जूनियर्स आए उनको मैंने एक चीज हमेशा सिखाई, एक चीज जो मेरे अंदर शुरू से थी, कि जिस दिन हम ये सोच लें कि मैं पेशेंट हूँ या आने वाला ये मेरे परिवार का कोई है, तो मेरा काम करने का तरीका बदल जाएगा। हाँ
अगर आप उससे रिलेट कर पाए। हाँ, थोड़ी देर को ये सोचें कि हो सकता है ये हमारा, हम इसको नहीं जानते, हो सकता है कल को पता चले कि हमारे परिवार में, हमारे मिलने वालों में कोई था। नहीं था। और अगर ये थोड़ा सा भी इग्नोर हुआ तो कल को मुझे अंदर से ये ना रह जाए कि अरे हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते तो शायद हम बेहतर कर पाते। जी जी बिल्कुल। ये एक सोचने, देखो, मरीज के रिश्तेदार का आक्रोश नॉर्मली होता है, जी लेकिन बिल्कुल हम उसको समझाएं कि आपका मरीज, सामने वाला मरीज, आखिर तो वो भी मरीज है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें उसमें ये देखना है कि प्रायोरिटी देनी किसे है, जो सीरियस है, सही बात है। जिसको बचाया जा सकता है। हम्म। तो अगर हम पहले उस पर ध्यान दे लें, फिर सेकंड वो जो उससे थोड़ा कम है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और शुरू में इस तरीके के तब होते थे जब मास कैजुअलिटी होती थी। बड़ा कुछ हुआ है, हाँ, जैसे कोई कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट है। होके आ गया, तब जरूर चीखा चिल्लाहट होती थी कि पहले मेरा मरीज देख लो, पहले मेरा। या कोई कहीं पॉइजन, फूड पॉइजन टाइप का हो गया, मतलब कोई इस तरीके का बड़ा वो एक हुआ। पूरे जैसे एक इलाके में फैल गई, कोई गांव में फैल गई या हाँ, किसी टाउन में तब बीमारी वो फैल ज्यादा गई। होता था, क्योंकि उन्होंने वैसे मरीज एक एक करके आ रहे हैं तो अटेंड करने में बहुत कोई ज्यादा दिक्कत नहीं प्रॉब्लम्स थी। नहीं आते थे। जैसे मैम कोई बड़ी कैजुअलिटी होती है, जैसे सपोज दैट कोई ट्रेन हादसा हुआ, जी, तो उसमें डील करना मतलब, क्योंकि उस वो समय तो काफी मुश्किल लोग। काम होता है, इसलिए कि एक तो उनमें पहचान सबसे बड़ी बात। है ना, कि हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन है, क्या है, किसके पैर में चोट है, क्योंकि कई बार मरीज हाँ हाँ। बताने की स्थिति में नहीं नहीं होता, उसको होता खुद को नहीं पता होता कि हमको एक्चुअल में कहाँ है। प्रॉब्लम क्या है। तो ये अब नए सिस्टम में तो ये सब चीजें आ गई हैं कि हम रिबन्स बांधने का सिस्टम रखते हाँ, हैं कि हमने रेड, येलो, ग्रीन ये कि सब इसको ये रिबन बांधे। प्रॉब्लम, इसको इंडिकेट कर देते हैं। हाँ, इंडिकेट ये कर देते हैं कि एक बहुत सीरियस है, एक उससे कम सीरियस है, एक बिल्कुल नॉर्मल है जिसको अच्छा, हमने उस कंडीशन में मेडिसिन डालते हैं। लगाई हाँ हाँ। और जिसको हम घर जाने देते, एक होता है जो डेड हो चुका है। अब अगर कोई उसका अटेंडेंट है तो वो तो चाहेगा मेरा भी मरीज देख लिया सही जाए, बात है। तो उसको कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह पर रखते हैं कि अटेंडेंट भी हबड़ तबड़ ना मचाओ, मुझे पता है कि ये एक्सपायर हो चुका है, तो उस पर तो समय बर्बाद करना नहीं है। लेकिन जो बहुत सीरियस है, जो लग रहा है कि इसको हम बचा सकते हैं, उसको प्रायोरिटी देंगे। दूसरे, रिबन बांधने का मतलब ये होता है कि जो हमारे सीनियर्स आ रहे, जो डॉक्टर्स आ रहे, तो उनको रिबन देख के ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये येलो में है, तो मतलब ये आउट ऑफ डेंजर है, तो इसको तो बाद में भी देख लेंगे। हाँ, हाँ ठीक है, हाँ, थोड़ा आगे आगे बढ़ बढ़ गए, गए, ये इस होता है। तरीके से। तो हाँ, कई बार क्या होता है मैम, जैसे कि हॉस्पिटल में क्या होता है कि डॉक्टर आए, अपने राउंड पे आए, 10:30-11 बजे जो भी उनका टाइम होता है, राउंड पे आके चले गए, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन बता गए, आपको बोल गए कि, या जो भी लिस्ट होता है उनका फाइल होता है, उसमें इंडिकेट कर गए कि इसको इतने बजे ये देना है। अब उस समय आपने दिया, सडनली क्या हुआ, वो तो राउंड पे चलेगा, अब दूसरा राउंड होगा या जो भी होगा तब आएंगे। मान लो केस बिगड़ता है, उस समय थोड़ा पैनिक होता है, क्योंकि उसका जो उसके साथ में, उनके लिए भी और आपके लिए, उसको कैसे आप डील करते हैं। सपोज दैट आप कुछ देखे गए, मेडिसिन दिया, या उससे पहले डॉक्टर जाने के बाद सडनली केस बिगड़ गया, तो फिर कैसे डील करना होता है। एक्चुअल हमारे टाइम में क्या होता था, एक डॉक्टर होता था इमरजेंसी ड्यूटी में, हाँ। और एक बुकलेट हमारे पास होती थी, कॉल बुक जिसको बोलते थे। वही एक तरीका होता था हम डॉक्टर को मैसेज देने के लिए। अच्छा अच्छा। पेशेंट ने हमें बताया हमारे पेशेंट को ये तकलीफ हो रही है, अगर उस समय हमारे लेवल की हुई, जैसे पेन है, हमको पता है पेन किलर देना है, हमने दे दिया। उसको रैसेज आ गए कहीं बॉडी में, किसी ड्रग का रिएक्शन है या कुछ है, हमें पता है उसके लिए हमें कौन सा ड्रग देना है, हमने दिया, उसको कंट्रोल कर लिया, उसको समझाया कि जी आप जी। 5-10 मिनट वेट करो, दवाई दी है, अभी इससे आराम आ जाएगा। बहुत तेज फीवर है, पेशेंट के अटेंडेंट को बता दिया भाई आप कोल्ड स्पंज करो इसको, और हमने दवाई दे दी है, थोड़ा पट्टी चढ़ाओ और उससे आराम आ जाएगा। लेकिन एक स्थिति होती है कि सर्जरी हुई है, या कोई पेशेंट आया, कोई ऐसा ड्रग दिया है, जैसे रिएक्शन भी दो तरीके का, एक तो हल्का सा है, हमने कंट्रोल कर लिया। एक रिएक्शन कई बार ऐसा होता है जो बढ़ता जाता है, हमारे जो हमको ड्रग देना है उसके बाद भी नहीं कंट्रोल हो रहा है, और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, पेशेंट वॉमिट करने लगा, पेशेंट इरिटेट होने लगा, तो कॉल करके डॉक्टर को बुलाना ही बुलाना है। अच्छा अच्छा। अब डॉक्टर को बुलाना है, जो गया है कैंडिडेट, पता चला डॉक्टर उस समय वहां किसी इमरजेंसी में लगे हुए हैं, तो उसको ये तसल्ली देना कि डॉक्टर आ रहे हैं आपके पास तक। अब उस समय हमने उसको ऑक्सीजन लगा दिया सेटिस्फेक्शन के लिए, उसके घर वाले के सेटिस्फेक्शन के लिए, उसको ऐसे पोजीशन में ले लिया कि उसको सांस लेने में आराम मिलने लगे, और ये उनकी डॉक्टर साहब आ रहे हैं तब तक हमने ये ड्रग दिया, अभी आराम मिल रहा, वहाँ पेशेंट सीरियस है, तो इस तरीके से उसको। लेकिन है वही कि हमें अपने आप को कंट्रोल रखना है, खुद को कंट्रोल रखना है,
सबसे बड़ा टेंशन में चैलेंज है। नहीं आना है, हाँ। हबड़ तबड़ नहीं करना है कि पता चलना हमने फड़बड़ में कोई के बजाय कोई शटर उठा के दे दिया। अब पेशेंट बार बार आ रहा तो उसको चीखना चिल्लाना है कि क्या है, हमने एक बार बता तो दिया। उन सब चीजों को थोड़ा सा हाँ मैम, ये नॉर्मली मैंने भी देखा है हॉस्पिटल्स में कि जो भी नर्सेस होती हैं वो कई बार बहुत रूडली बिहेव करती हैं। दिखने में लगता है जैसे कि पता नहीं क्या इरिटेशन में है या कोई प्रॉब्लम, वो क्या रीजन रहता है, या कुछ देखिए नेचर में ही आ जाता है ऐसे बिहेव करना, या फीमेल्स हैं, हाँ उनके ऊपर एक्स्ट्रा लोड तो होता बिल्कुल होता है। है ना। घर में बच्चे भी हैं, फैमिली हाँ, भी है, घर से निकलते निकलते खाना भी बना के रखना है, इन लॉज भी हैं कहीं कहीं तो उनका भी देख के निकलना है कि हम जा रहे हैं। और अभी भी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग नहीं पसंद करते हैं कि महिलाएं नौकरी पे जाए। अगर जाना ही है तो आप पहले हमें व्यवस्थित कर जाओ, उसके बाद जहाँ जाना है। तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर तो होता है, दूसरे कुछ बाय नेचर भी होते हैं। हाँ नेचर भी हो जाता है थोड़ा कुछ सा। नेचर अभी तो मैम इतना नहीं है कि महिलाएं जॉब करें, लेकिन जब आपने किया था किस ईयर आपकी ज्वाइनिंग हुई थी? 80-81 में मैंने 80 ट्रेनिंग में 81 गई में या थी। 82 में, तब तो थोड़ा सा समाज को उस समझाना, बिल्कुल। लेडीजों के लिए घर से बाहर निकलना, हाँ, क्योंकि कई सारी समस्याएं थी मेरे इतनी। फादर को बहुत सुनना पड़ा था, हाँ तो स्पेशली इस जॉब के लिए। हाँ तो फिर कैसे आप लोग आ, आप खुद को अपने अरे आप को पंडित जी, संभालना? आपको नर्स बनाना था तो यहीं दाई का काम कर लेती, और हाँ इतनी दूर भेजने की क्या जरूरत थी। इस तरीके के टॉक आते, लेकिन ये सब सामाजिक नेचुरल फंडे हैं, होता ही और होता कुछ है। समय के लिए होते हैं, जब आप सक्सेस होने लगते हैं तो हाँ, फिर वही लोग आने लगते हैं। हाँ कि मेरी ये हेल्प कर दीजिए, हाँ, हाँ, ऐसे फिर वही या लोग ऐसे। आते हैं। तो वो फिर वो समय भूल जाते कि हमने क्या हम्म, बोला था। इन सब चीजों को अगर सोचा तो फिर आप जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं बिल्कुल पाएंगे। सही बात है आपकी। आपको काम करना है, हाँ हाँ, ये सोच के काम करना है कि हम जिस काम के लिए निकले हैं उस पर पूरा फोकस। फोकस होना चाहिए कोई भी किसी भी ग्राउंड में किसी। जाइए, सही बात आप अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों लोग आपको समझेंगे है, बिल्कुल समझेंगे। सही। हाँ, जैसे मैम आपकी आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, तो उन चैलेंजेस के साथ साथ फैमिली को मैनेज करना और वर्क प्लेस को मैनेज करना, कैसे मतलब कैसे करते थे इन दोनों चीजों को बैलेंस करना? कठिन होता है मेरे एक साथ महिला तो के लिए। हाँ, मेरे साथ तो प्लस पॉइंट ये रहा, ये भी ऊपर वाले को ही हम धन्यवाद हम्म, करते बार बार कि मुझे अपने मायके से भी पूरा सपोर्ट मिला था। एक बार में मेरे फादर ने मुझसे ये कहा ही नहीं कि तुम इस जॉब में क्यों जाना चाहती हो, क्योंकि वो हम्म, खुद भी चाहते थे कि उनका कोई बच्चा मेडिकल में जाए। अब वो मेडिकल में कोई भी हो सकता था, डॉक्टर हो सकते थे, फार्मासिस्ट हो सकता था, नर्सिस से उन्हें बड़ा लगाव था। सफेद ड्रेस में जो वो आती थी कैप वैप लगा के, उससे तो उन्हें बहुत ज्यादा ही लगाव था। हाँ हाँ, तो मेरे फादर ने कभी किसी से ये नहीं कहा कि मेरी बेटी डॉक्टर है। जैसे आम एक धारणा होती है लोगों की कि बनाएंगे तो नर्स, लेकिन गांव में बताएंगे कि मेरी बेटी डॉक्टर है। मेरे फादर अच्छा ने अच्छा। हाँ बहुत गर्व से कहा कि मेरी बेटी नर्स है, गर्व से कहते थे और वो खुश होते थे। ये तो मैम आपकी फैमिली के साथ था। हाँ, कई फिर जब हाँ, ससुराल में मैं आई तो ससुराल में भी मेरे फादर इन लॉ बहुत खुले हुए मॉडर्न थे। तो मेरे उस पर उन्होंने कभी इस चीज पे कभी ऑब्जेक्शन नहीं। हाँ, मेरे जो ददिया ससुर थे, यानी आ, मेरे हस्बैंड के जो बाबा जी, अच्छा बाबा। उनको पसंद नहीं था। तो उन्होंने अपनी जानकारी में मेरे हाथ से पानी नहीं पिया अरे कि हॉस्पिटल में वर्क कर रही हैं तो इनके हाथ का। बड़े हाइजेनिक थे। हाँ, तो हाइजेनिक तो थे। उन्होंने अपनी होल लाइफ कभी ये नल का पानी नहीं पिया, उनकी लुटिया डोर रहती थी। साथ में रखते थे। हाँ, कभी उन्होंने बाजार का खाया नहीं। कहीं बाहर जाते थे तो अपना पूरा लड्डुओं का डिब्बा बनवा के ले जाते थे, तो वो थोड़ा सा था। तो उससे उन्होंने लेकिन ये कभी नहीं कहा कि वो जॉब नहीं करेंगे। और हमें अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट रहा, पूरा हर तरीके से हमको, मतलब जो मेंटली या वो सपोर्ट मिलना चाहिए वो मिला। बच्चों का भी, जैसे अब छोटे बच्चे थे तो हाँ हाँ, मुझे उनके उनके साथ लिए भी करना ही था। लेकिन बच्चे जब बड़े होते गए, समझदार होते गए, तो मेरे बच्चों ने भी मुझे इस मामले में समझा और सपोर्ट किया। कई बार क्या होता है मैम कि कई बार 90s के टाइम में और अब के 18 या 90s में जब आप थे, अब की जो फैसिलिटी है हॉस्पिटल्स की है, या उनमें कितना क्या आपको तब में और अब में कितना डिफरेंस लगता बहुत है? बहुत अंतर आया तब है। तो मतलब क्योंकि ना लाइट होती थी, हाँ, बेड क्योंकि वगैरह तब हम या लोग भी उसी से पढ़ हाँ के आए थे ना, लालटेन से, लालटेन से, कैंडल मोमबत्ती से, से। हाँ मोमबत्ती से। हाँ, बल्कि मोमबत्ती भी नहीं, हाँ हाँ, डिब्बी से।
अच्छा वो हाँ, कांच की शीशी मिल गई, उसमें कपड़े की बत्ती बना के डाली, तो वो बत्ती से पढ़ के आए थे। तो इसलिए हॉस्पिटल में वो रोशनी वाला जो मेन इशू था, उतना तो लालटेन हम लोगों को मिल जाती थी, हमें लगता था बहुत बड़ी चीज है। लेकिन हाँ, जैसे सर्दियों की रातें काटना हम्म। मुश्किल होती थी। अब तो रूम हीटर है, ये है वो हाँ, है। तब वो बड़ा मुश्किल से कोयला दिया जाता था। अच्छा अब अच्छा। कोयला तो 1-2 घंटे में जला के बैठ गए, मतलब एक निश्चित होता था कि हफ्ते भर के लिए आपको 3 किलो दे दिया या 4 किलो दे अच्छा दिया, ऐसे दिन मिलता था। ऐसे मिलता था। तो वो भरपूर नहीं होता था। यूनिफ़ॉर्म भी हम लोगों का शॉर्ट यूनिफ़ॉर्म था। अच्छा जैसे वो अंग्रेजों के टाइम में दिखाया टाइम का, जाता है। हाँ, तो नीचे स्टॉकिन्स पहनना है तो हाँ, स्टॉकिन्स ही पहनना है, उसके अंदर आप पजामे नहीं पहन सकते, वो व्हाइट नहीं कॉलर पहन वाली सकते। शर्ट होती थी। नहीं, पूरी फ्रॉक होती थी। अच्छा पूरा ऊपर से पूरा एक ही हाँ, होता था। तो ऊपर तो ये था कि हम कोट या कोई स्वेटर ब्लेजर वगैरह, हाँ वगैरह ब्लेजर। डाल सकते थे। लेकिन पैरों में जो सर्दी होनी चाहिए, जो फ्रॉक होता था घुटने तक का घुटने तक होता का। था, तो वो तो सर्दियों में थोड़ा दिक्कत करता था। काफी डिफिकल्ट रहता होगा। काफी नहीं, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। क्योंकि उन दिनों जैसे बेड कम पड़ जाते थे, तो कई बार क्या होता था कि फ्लोर पे पेशेंट लेने पड़ते थे। कभी कुछ कैजुअलिटी ज्यादा बड़ी हो गई तो बेड फ्लोर कम। पे कितने लगभग बेड हुआ करते थे तब? हमारे टाइम एक में नॉर्मल हॉस्पिटल में, एक डिस्ट्रिक्ट वाले हॉस्पिटल में। हाँ, अब यहाँ पे जैसे 60 थे हमारे हाँ हाँ। डिस्ट्रिक्ट इटावा में। हम्म। उर्सला भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ ज़्यादा है, वहाँ उस समय रहे होंगे 200 से ऊपर बेड, तो उस हिसाब से स्टाफ था। लेकिन ये है कि इमरजेंसी तो कहीं भी कभी भी आ सकती बिल्कुल है। सही तो बात है। इटावा के लिए जो मैंने देखा था कि उन दिनों जैसे इमरजेंसी बढ़ती थी, तो फिर फ्लोर पे जैसे डायरिया के टाइम में पेशेंट ओवरलोडेड होते थे, तो जमीन पे लिटा दिए। अब जमीन पे लिटा के उस ड्रेस में काम करना, एक तो कॉटन का होता था, हाँ हाँ कलफ बिल्कुल। लगा हुआ होता था, एक बार बैठे तो वो मुचुड़-मुचुड़ हो जाती थी। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए दूसरे कि जैसे साड़ी भी थी, उस समय साड़ी अच्छा भी अच्छा। थी, लेकिन साड़ी पहन के कंफर्टेबली काम नहीं कर सकते थे। अच्छा अच्छा। भई हम साड़ी सँभालेंगे, जैसे अब सूट करवा लिया हम लोगों हाँ ने। हाँ, अब सूट सूट हो पहन के हम फ्री हैं, मतलब गया। अब प्लेट्स नहीं सँभालना है, उसको वो नहीं करना है। फ्रॉक में भी वही सब चीज़ें थी। अब सूट में बेहतर है, और अब और भी एडवांस कर दिया है, पैंट शर्ट कर दिया है लड़कियों को भी, तो पैंट शर्ट पहन के काम करें कोई तब दिक्कत नहीं लाइट है। इतनी नहीं थी हॉस्पिटल्स में, ठीक है। इतनी क्या थी ही नहीं, पूरी कुछ। पूरी रात के लिए लाइट हाँ, चली जाती थी तो लालटेन जला के काम करना होता था। क्योंकि अब आपको दवा देनी है, हाँ, मेडिसिन देनी है, टैबलेट पे बहुत छोटा छोटा लिखा है, उसको उस पढ़ना, उसको उसको। मार्किंग करके हाँ, रखना, ये तो हम लोगों को शुरू में ही सिखा दिया मतलब जाता था पहले ही आप कि उसको मार्किंग करते थे हाँ, बड़े बड़े मार्किंग अक्षरों में। करके रखना कि जैसे बॉटल्स बनाए हुए थे, तो हाँ हाँ। पहले एक्चुअल में लूज ज्यादा आती थी ड्रग, अच्छा। इतने बड़े बड़े डिब्बे, हजार बिल्कुल बिल्कुल। हजार गोली के और उसके आ गए, तो वो मिलते थे, तो उसके बाद हम लोग एक छोटी छोटी बोतल बना के रखते थे, उन पर बड़ा बड़ा लिखा होता था, एस्प्रिन, पैरासिटामोल, पेट दर्द की जो भी डायसाइक्लोमिन या जो भी बरालगन उस समय आती थी, हम्म। ऐसी मतलब जो भी थी वो ड्रग बड़े बड़े अक्षर में, कि आप एक बार में दूर से उसको पढ़ सकें, आपको ये दिक्कत ना हो। जो लोशन पहले बहुत बनते थे, टिंचर जो मिक्सचर पर आने हाँ वाले हाँ। वो बहुत बनते थे, तो वो बना के रखना, फिर उनको सबको मार्किंग करना कि आप दूर से उसको ये पढ़ सकें कि ये, तब भी गलतियां हो ही जाती थी, ऐसा नहीं कि गलती नहीं तो होती थी। हाँ, नॉर्मल होता था। ये तो मैम जैसे कि उस समय लाइट कम थी, ठीक है। उसके बाद ये सारी चैलेंजेस होते थे, इक्विपमेंट क्या होता था? इक्विपमेंट के लिए तब कम होते थे, बहुत कम चीजें होते थे बहुत कम एक्चुअल होते में, थे, जैसे ग्लास सिरिंज यूज होती थी, तो मैनेज करना डिफिकल्ट तो होता होगा। डिफिकल्ट नहीं, बहुत डिफिकल्ट होता था। एक ग्लास सिरिंज टूट गई, हम्म। अब हमको तो 3 ही मिली हैं, अब 3 हमने खोलाई, एक टूट गई, अब 2 सिरिंज से हमें काम करना, पता चला एक फिर टूट गई, या कई बार एक भी नहीं होती थी, अब हाँ उतनी हाँ। रात में हम कहाँ से व्यवस्था करें। ऐसा नहीं था कि थोक के भाव में हमारे पास सिरिंज रखी हुई है, जब तक सुबह इंचार्ज आएगी हमें तभी मिलेगी। तो उस समय हम एक दूसरे के वार्ड से मांग के काम चलाते थे कि भाई हम अपने यहाँ फटाफट काम निपटा लें, क्योंकि एक एक पेशेंट आएगा वो तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब हमें पूरे वार्ड के, क्योंकि आवर्स वाइज ड्रग देना होता था, जैसे 6 आवरली उन दिनों बहुत लगते थे इंजेक्शन, 4 आवरली बहुत लगते थे, कुछ जगह ऐसे होते थे जो 4 आवरली, जैसे टेटनस वगैरह के हाँ पेशेंट हाँ। होते थे, उनको 4 आवरली इंजेक्शन देना ही होता था। फिर बीच बीच में भी जैसे टेटनस पेशेंट को कन्वल्जन्स बहुत आते हैं, हम्म। तो उसके लिए अलग से इंजेक्शन, उनके जो इंजेक्शन उस समय दिए जाते थे, अब तो टेटनस पेशेंट यहाँ आते नहीं हैं, एक पैराल्डिहाइड करके आता था, वो पेशेंट को लगाना मतलब बहुत पेनफुल होता था,
तो 5 ml का इंजेक्शन होता था, और जब इंजेक्ट होता था IM ही, इंट्रामस्कुलर ही देते थे, तो पेशेंट तड़फ जाता था जी, और पूरा जो हिप उसके होते थे बिल्कुल पत्थर हो जाते थे, इतने इंजेक्शन उनको लगते थे। और भी ऐसे, तो उस समय सिरिंज का तो बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसमें भी निडल वो वाला आता था, लीवर लॉक वाला, जो स्टील वाला अच्छा जो अच्छा। होता है। अब तो हाँ ये हाँ प्लास्टिक वाले आ हाँ, गए, वो प्लास्टिक वाला। लीवर लॉक वाले। तो कई बार वो टाइट करते पे ही उसका आगे का सिरिंज का वो निकल जाता था। तो ये दिक्कतें तो बहुत ज्यादा थी। तो मैम किस तरह के केस ज्यादा आते थे, अब में और तब में, केसेस किस तरह के तब ज्यादा आते थे? ज्यादातर इन्फेक्टेड केस आते थे, जैसे टेटनस हमने बताया। हम्म। ये जैसे कॉलरा उस समय शब्द हाँ। था, डायरिया जो अब हम लोग बोलने लगे हैं, हैजा बोलते थे या कॉलरा बोलते थे। तो ये मेरे टाइम में बर्न केस बहुत आते थे, और रेफर करने का उस समय कोई सिस्टम नहीं था। मेरे यहाँ बर्न केस बहुत रहते थे, एक एक वार्ड जलने में। के। हाँ, 10-10, 12-12 बर्न केस होते थे। फ्रैक्चर केस जो ऑर्थोपेडिक्स के, हाँ हाँ। वो ज्यादा आते तो नहीं थे, लेकिन वो ज्यादा दिन तक रुकते थे। बेड बेड कवर रहता था। हाँ, तो वो ऑक्यूपाइड है बेड उनका एक बार, क्योंकि तब प्लास्टर ही एक तरीका था, सर्जरी तो थी नहीं। जी। तो उनको ट्रैक्शन लगा के किसी को लिटाया हुआ है, किसी को वेट लटकाया हुआ है, किसी को इस तरीके के अलग अलग तरीके से उनको, अब ये हड्डी पे हड्डी चढ़ी हुई है, तो वेट लटका के 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लिटाया। उसके बाद जब वो हड्डी उसमें आ गई, तब प्लास्टर चढ़ाया। तो इस तरीके से बेड ऑक्यूपाई रहते थे। फिर सर्जरी के पेशेंट होते थे, तो उस समय भी मेजर सर्जरीज होती थी। हाँ सर्जरी तो होती। हाँ, लेफ्रोटमी होती थी, हार्नियाज होते थे, और हाइड्रोसील तो ये बहुत छोटे कॉमन। थे। हाँ। लेकिन एब्डोमिनल में काफी सर्जरी थी। मैंने तो आंतों आंतों के जो, हार्निया वगैरह से हाँ, रिलेटेड चीजें। या कई बार जैसे आंत फंस गई, पंक्चर हो गई जो हम लोग बोलते हैं, तो वो इस तरीके के ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह के केसेस बहुत एक्सीडेंटल आते केस हैं। एक्सीडेंटल आते थे, इतने एक्सीडेंटल नहीं आते थे जितने अब आते अब हैं। ज्यादा आता है। बीच में एक टाइम आया था जब थ्रेशर चले थे, हाँ हाँ। थ्रेशर इंजरी के बहुत आते थे, जिनमें लोग विकलांग हो जाते थे, यहाँ से हाथ कट गया, यहाँ से हाथ। तो वो पता चला रात में आया 2 बजे, तो कई बार उसी समय उसकी सर्जरी करनी बहुत जरूरी होती थी, कि अब यहाँ से कटा है तो वो यहाँ पित्ता लटका रह गया। अब अगर उसको उतनी रात में सर्जरी नहीं करेंगे तो ब्लीड करता रहेगा, तो पता चलेगा सुबह तक कोलैप्स कर जाएगा। तो उसी समय रात में ओटी खोलना, उसको वहां से पूरा एम्पुटेट करना, और वो सब तो ये काफी इस तरीके चैलेंजिंग का होता है ये सारी चीजों को देख के नेचुरल ही। है। आप हो गया हैबिचुअल हो जाते इस चीज को डेली करते करते। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेनिंग होती है तो उसमें आप लोग मैनेज कर लेते हो, ऐसे अननोन पर्सन देखता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हाँ, तो लगता है। बेहोश हो जाते हैं पेशेंट के लोग अटेंडेंट, बिल्कुल कई बार बेहोश हो बेहोश हो जाते जाते हैं, हैं। पसीने आ जाते हैं उनको। हमारे नए डॉक्टर्स कई बार बेहोश होते हैं। बहुत चैलेंजिंग होता है। मेरे साथ भी हुआ एक बार। क्या हुआ था? तब मैंने अपने ट्रेनिंग में, मुझे ऑपरेशन थिएटर करने का मौका नहीं मिला अच्छा था। अच्छा। तो मैंने यहाँ इटावा जब वो ज्वाइन किया, तो हमारा जो ओटी में मतलब सिस्टर थी, उनका फ्रैक्चर हो गया हाथ में। तो मेरे साथ क्या था कि जहाँ कोई नहीं जाना वहाँ उर्वशी दीक्षित को भेज दीजिए, तो ये जाके अपना कर लेंगी। मैं मोस्ट जूनियर थी, ओटी का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं हाँ था। ये जूनियर्स के साथ होता लेकिन है। हाँ, अब वार्ड में चूंकि काम कर रहे हैं, तो ठीक ही ठीक लगा कि अच्छा काम कर रही हैं, तो इनको ओटी भेज दो। तो जैसे सर्जरी कोई आई, मतलब ऐसे ओटी में काम नहीं करना है, लेकिन जो कोई सर्जरी होनी है तो इनको भेज दो, ये करा आएंगे। तो छोटे छोटे केस तो करा लिए थे। एक दिन हार्निया हो रहा था, उन दिनों स्पाइनल का सिस्टम नहीं था, ये जो अब स्पाइनल इंजेक्शन लगाते हाँ हाँ। हैं रीढ़ की हड्डी में, उसमें बेहोश वो करने के नहीं। लिए। तब उस समय वो एनेस्थीसिया दिया जाता था, सुंघाने वाला। तो वो एनेस्थीसिया दे के पेशेंट को बेहोश करते थे, तब सर्जरी करते थे। तो वो पेशेंट को जो पहली बार मेरे सामने वो एनेस्थीसिया दिया गया, तो मैं सर्जरी करा रही, डॉक्टर साहब सामने खड़े हुए, मैं इधर खड़ी सर्जरी करा रही, और जो सिस्टर इंचार्ज थी, वो जो ट्रॉली हमारी लगी हुई थी जिसमें इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, तो चूंकि पहली बार करा रहे थे, तो वो इसलिए वहां खड़ी हुई थी। एक चिटिल फॉरसेप होता है कि उससे वो इंस्ट्रूमेंट हमें इशारे से देती जा रही थी कि अब अगला ये इंस्ट्रूमेंट लगना है। तो वो हमें पकड़ाती जा रही थी, तो बिल्कुल क्लोज पे आ गया, जी। सूचरिंग होने लगी। तो जो मेन ऊपर स्किन में सूचरिंग होती है, उससे अंदर एक लेयर और होती है जी जी। जिसमें कंटिन्यू वाला सूचर होता है। मतलब ऊपर तो वो एक स्टिच लगाया, हाँ काट दिया, दूसरा लगाया, फिर काट काट दिया। दिया। उससे पहले वाले में क्या होता है, जैसे मैट्रेस वगैरह में नहीं, एक यहाँ से भरा हाँ हाँ और फिर भर चले गए, दिया। फिर एक साथ यहाँ पे काट दिया, तो वो उस कंटिन्यू वाला था। तो उसमें क्या होता है, डॉक्टर ने जैसे लिया, तो आपकी ड्यूटी होती है कि उस धागे को
काटना, नहीं, होल्ड करना है अच्छा कि पकड़ना जब तक वो अगला सूचर लें तो उसको होल्ड करना है। मैं वो होल्ड करे हुई थी और मुझे अंदर से लगा कि मेरा पसीना छूट रहा है, बीपी लो हुआ हो है गया। या उसमें, हाँ, वो जो महक उसकी थी वो भर गई। स्मेल। तो मैंने उनको इशारा किया सिस्टर को कि मुझे कुछ हो रहा है। बोल तो सकते नहीं वहां थे, बिल्कुल। हाँ। अच्छा बिल्कुल तो कीप साइलेंस। हाँ, अच्छा तो अच्छा। उन्होंने उधर से, उनको ये लगा कि ये पूछ रही है कि अगला स्टेप क्या होगा। वो तो वो बताने को जैसे उनने मेरी तरफ मुखातिब हुई तब तक तो आप हम पीछे गए झूल गए। हाँ, तो वो धागा मेरे हाथ में था, उनका एक हाथ फ्री था, उन्होंने हाँ, चिटिल फॉरसेप तो छोड़ दिया हाँ, क्योंकि एक हाथ में प्लास्टर था। हाँ, तो उस हाथ से उन्होंने उधर से, उनकी हाइट बड़ी अच्छी थी, लंबी सी अच्छा थी, तो उन्होंने उधर से ही मेरा हाथ पकड़ पकड़ लिया। और लिया। मैं बहुत दुबली थी उन दिनों, बिल्कुल जैसे बिटिया रानी हमारी हैं। हाँ, तो हाँ, उन्होंने उधर से हाथ पकड़ा और तेज चिल्लाई जो भी अटेंडेंट था कि बलराम। तो तब तक तो हम पूरे झूल ही गए। खैर उसने आके हमको ऐसे ही लिया और ले जाके लिटाया, जल्दी से जो भी एप्रन एप्रन पहने थे पूरे खोले, जल्दी से पंखा का खोला। तो ये हुआ, तब मुझे तजुर्बा हुआ कि ये भी स्थितियां आ सकती हैं। खैर फिर वो डॉक्टर साहब ने अकेली स्टेज पे थे तो वो खुद अपना ही किया। कर लिया। और मैम जैसे कि हम लोग आजकल सोशल मीडिया बहुत देखते हैं कि होस्ट की कहानियां बहुत वायरल होती हैं हॉस्पिटल से कि ये भूत दिखा, ये हुआ, या सोशल मीडिया पे कई वीडियो भी आते हैं कि व्हील चेयर चलते हुए आ रही है, अचानक से गेट खुल रहे हैं। क्या ये सच में होता? डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होता ही होगा जब वीडियो आते हैं लोगों की, कई लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है क्या? भूत को नकार तो नहीं सकते हैं। हाँ हमारी भागवत शुरुआत ही भूत से होती है। हाँ। उसमें जो वो है, क्या नाम है उनका, देखो भूल रहे हैं, उसका नाम नहीं याद आ रहा, मतलब उससे ही पूरी भागवत शुरुआत होती है जी जी। कि वो उसको मुक्ति के लिए उनको वहां पे वो गाड़ के रखा गया कि उसको मुक्ति मिले। तो इसको नकार नहीं सकते हैं, ये ट्रुथ है। हमारे घर में भी हमारे बुजुर्गों ने एक आध बार, पर प्रभु की कृपा रही मुझे कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। लेकिन हाँ, हमारे साथ काम करने वालों ने जैसे बताया, हमारी 4th क्लास में थी तो रात में जैसे ड्यूटी करके कई बार हम लोगों को 2-2 वार्ड देखने होते थे कि यहाँ काम कर लिया और हम चले गए। अब वो वार्ड आया थी लेडीज के साथ, घर में भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारे जाने के बाद वो झपक गई होगी। झपक गई तो जो उसने अपना बताया कि आप तो चली गई और एक औरत आई बुलाने, तो उसने हमको उठाया कि चलो हमारी बोतल बदल दो। तो थोड़ा सा ये लापरवाह टाइप की हाँ चलो हम आ रहे हैं। और कोई नहीं, वो नहीं जा पाई या फिर सो गई, उठी, बैठी जो भी सोचा, रहा। हाँ वो फिर पलट के आ गई कि बहन जी चलो हमारे मरीज की बोतल बदल दो। तो किस नंबर पे है, तो उसने जो भी बेड नंबर हाँ हाँ। बताया, तो ये उठ के चल दी उसके पीछे। चल दी, जब आधी उसमें पहुंची लॉबी में तो इसको याद आया कि उस बेड पे तो कोई पेशेंट है ही नहीं। अरे हाँ, वो एकदम से उसका दिमाग घूमा और वो पलट के ड्यूटी रूम में आई, गेट बंद किया और दौड़ी जहां हम थे, सब वार्ड ऐसे छोड़ के। तो बिल्कुल पसीना पसीना, हमने क्या हुआ है, बोली बाढ़ में चलो, बाढ़ में चलो। तो हमने कहा बात क्या हो गई, कि किसी ने कुछ कह दिया, कोई बदतमीजी कर दी, बात तो बताओ। तो हम मतलब वो डॉक्टर साहब को बताए, नहीं आप बाढ़ में चलो, पहले बाढ़ में चलो, क्या हो गया पता नहीं। तो खैर वार्ड में आए तो उसने फिर बताया कि ऐसे ऐसे महिला आई थी और वो। तो हमने कहा तुम डर क्यों गई, बोली डर क्या, हम वहां तक गए एकदम याद आया कि उसमें तो कोई पेशेंट है ही नहीं। सही बात। और वो महिला भी फिर हमें दिखी नहीं। अच्छा वो महिला दोबारा मिली भी नहीं? नहीं मिली। तो बोली हमें बहुत डर लग गया। तो ऐसे और भी कई लोगों ने अपने कई एक्सपीरियंस केसेस शेयर थे किए आपके कि साथ, ये आपको ये सुनने को एक ही मिला? नहीं, अच्छा हमारे अच्छा। साथ तो एक और स्टाफ थी, यहीं रह रही हैं अभी मैनपुरी फाटक के आगे, सरला कुशवाहा नाम है। तो वो अक्सर कहती थी, हमारे यहाँ एक मेटन थी, उनका बेटा एक्सपायर हुआ था सस्पेक्टेड सल्फास खा के। अच्छा अच्छा। तो वो अक्सर ये वाली बात कहा करती थी कि वो पता, हम उनसे गुजरे तो नीलू ने हमारी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया कि कहाँ जा रही हैं आंटी, चलो। और ऐसे करके वो अपना 2-3 बार उन्होंने बताया।
तो होता क्या है कि अब जो थोड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं वो उस जगह से गुजरने में फिर थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि उस गैलरी में हुआ था, वहां पे हुआ था, तो वो तो अब उधर हम नहीं जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ कुछ हो जाए। हम लोगों को क्या था, हम लोग शुरू में जैसे हैलट में हम लास्ट में आ गए थे, थर्ड ईयर में, तो हैलट में जो मॉर्चरी बना हुआ था उसके वो कई किस्से आते हैं। बहुत बाहर बना हुआ था, मतलब हॉस्पिटल से पूरा बाहर बना हुआ था। अब रात में अगर कोई लावारिस एक्सपायर होता है या मेडिको लीगल एक्सपायर होता है तो मॉर्चरी में बॉडी रखनी है। अब वो बॉडी रखने जाना है, तो उस समय क्या होता था, स्टूडेंट को भेजा जाता था, स्टाफ नहीं जाता था, स्टूडेंट को भेजा जाता था। ये एक ट्रेडिशन था या जानबूझ के भेजा जाता था? जानबूझ के भेजा जाता था, उसका फियर निकालने के लिए हाँ, या कई चीजें थी। एक तो जो आजकल के बच्चे वो दंड आ रहे हैं, जो कोई बात नहीं मानते हैं, हम लोगों को ये सब चीजें इसलिए करी जाती थी कि ये सब हम लोगों की आदत में शुरू से आ जाए। आपको ना करने की आदत नहीं होनी चाहिए। आपको सड़क पर रात में भेजा जा रहा है तो आपको जाना है। हाँ, तो वो मॉर्चरी एक पियोन जाता था बाकायदा, क्योंकि बॉडी हम तो लेके जाएंगे नहीं, हमारा तो सिर्फ ये काम होता था कि जो बॉडी हमने पैक करी है वो बॉडी हमने पूरी लिखी है, दोनों उसके कान साबित हैं, दोनों अच्छा, उसके, पूरा एक-एक चीज लिखी जाती है। हाँ, हाथ हैं, दोनों पैर हैं, उंगलियां पूरी हैं, मतलब या किसी का कोई मिसिंग है तो वो एंट्री होती थी, पूरा सब ये सब करके, और वो पूरी वहां पे रिसीव करा के आनी होती थी, जो भी वहां पे होता था। तो उसको वो पूरा कि ये 2 कॉपी हैं, चेक कर लो और इसको रिसीव करो, तो बॉडी वहां पे रखवाई और फिर चले आए। तो वो वहां से वहां तक का एक बॉडी के साथ जाना थोड़ा सा शुरू में घबराहट होती थी कि क्यों, किससे तो वहां पे भी ऐसा होता था ना, जो सीनियर्स होते थे ना, कुछ डराने के लिए बता रहे, कुछ सच्ची में बताते हो तो वो कितने सच्चे हैं कितने नहीं है, तो ये सारी चीजें 50-50 हैं, कुछ सच भी है, कुछ जबरदस्ती के भी हैं। कुछ थोड़ा सा हम लोग भी जैसे कई बार चुटकुले बना लेते थे, हमारी एक स्टाफ सोई हुई थी यही इटावा में, इमरजेंसी में, रात में काम करते करते सो गई होंगी। हम लोग रात में घूमते बहुत थे, हमारे साथ 2-3 लड़के थे हमारे साथ के जो ज्वाइनिंग थे, तो अक्सर हमारी ड्यूटी एक साथ ही लगती थी, और हम सब नंबर 1 के मतलब बवाली टाइप के थे। हाँ, तो रात में ना सोएंगे ना सोने देंगे, तो निकल गए, रात में देखा स्टाफ सो रही है, कोई बात नहीं, सो रही है, हम लोग लौटे आए, सुबह फिर पहुंच गए 5 बजे। आप सो रही थी? रात में डीएम साहब आए थे और उन्होंने चेक कर लिया और वो तो आपके खिलाफ लिखा पढ़ी कर ले गए। हालांकि वो डॉक्टर साहब ने कहा कि उनके दर्द हो रहा था पेट में, तो इंजेक्शन लगा के सुलाया है, ऐसे करके। अब वो तुम्हारे डर के, अच्छा हम लोग नॉर्मली ये सारी बात कर रहे, कोई इससे वो नहीं, किसी पत्रकार ने ये बात सुनी, देश धर्म के पत्रकार ने, उसने उठा के छाप दिया। अगले दिन वो न्यूज आ गई कि रात में स्टाफ सोता हुआ पाया, डीएम साहब ने राउंड किया, और वो मतलब टोटल मजाक। डीएम को खुद नहीं पता मैंने कब राउंड किया। जैसे अगले दिन पढ़ा, फिर उसको फिर बुलवा लिया। बुलाया, उनसे कहा कि भाई आपने डीएम साहब को देखा था? तो नहीं, फिर आपने कैसे किया? आप लोग बात कर रहे थे। तब अगले दिन खंडन छपवाया। ये गलत है, जब तक आपके पास प्रूफ नहीं होना चाहिए, कोई खबर हो या कुछ हो, नहीं करना चाहिए। खंडन छपवाया, तब जाके वो क्लियर हुआ। तो कई बार क्या होता था, मजाक भी मतलब भारी पड़ जाता था। तो कहते हैं ना, तो दीवालों के भी कान होते हैं। तो यही है कि भूत प्रेत के किस्से कुछ लोग बहुत सुनाते हैं, तो वो सुनाने में चल जाता है। और ये भी होता है कि टाइम पास के लिए कुछ भी आपस में बातचीत करते हैं हम लोग आपस में, भाई रात काटनी है तो। आज जो स्थितियां है ना कि आज तो 108 जो चली है उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। रात को जरा सा भी खांसी आई तो पेशेंट सीधा, उन दिनों ऐसा नहीं होता था, बहुत कुछ घर में मैनेज कर लेते थे, तभी आता था पेशेंट हॉस्पिटल जब उसको ये लगता था कि नेसेसरी है। तो ओवर क्लाउडिंग तभी होती थी जब कोई मास कैजुअलिटी हो, कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए, कहीं मारपीट हो गई, कहीं गोली चल गई। और ये जो गाली गलौज वाली बात है होती है, आज भी होती है। हाँ, ये भी है। अभी आए दिन अस्पताल में तोड़ फोड़, आए दिन ये कहीं पे भी कुछ भी होता है, हाँ, तो वो तो करते ही 20-50 लोग इकट्ठे हुए, तोड़ फोड़ कर दी, डॉक्टर को मारा, उनको लगता है कि हम इसी से अपना प्रेशर बना पाएंगे। फ्रस्ट्रेशन निकालना, कुछ ना कुछ करना है। हाँ, तो वो उसी चीज के तब क्या, जैसे कि एक नर्स के लिए कितने मिनिमम वो होने चाहिए, बेड अलाउ किए जाते हैं, या कितनी भी उसकी कोई लिमिट होती है? या हाँ, बिल्कुल लिमिट होती है। एक जियो है कि हम 6 पेशेंट पे
3 नर्सेज। 6 पेशेंट पे 3 नर्स, एक को 2? एक को 2 नहीं, मतलब हमारा शिफ्ट वाइज होता है ना। अच्छा अच्छा। तो 3 नर्सेज का मतलब है मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। 6 लोग? 3 लोग चाहिए। हाँ। मतलब अगर 6 पेशेंट हैं तो अगर 36 बेड का हॉस्पिटल है, 36 बेड का वार्ड है, तो कायदे से उसमें 18 नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए। अच्छा अच्छा। ये है रेशियो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब तो फिर भी है, अब चूंकि हमको स्टूडेंट भी मिलने लगे हैं, मेडिकल कॉलेजेस में तब भी थे, लेकिन स्टाफ हम लोगों को, अब हमने अपने टाइम में हमारे कुल 7 नर्सिंग स्टाफ थे, 2 वार्ड थे, 7 नर्सिंग स्टाफ थे। टोटल बेड 60, 15 और 10, मतलब 85 बेड थे 7 नर्सिंग स्टाफ के बीच में। जो हमारा टेटनस वार्ड था, आइसोलेशन वार्ड था, उसमें टेटनस के 6, 7, 8 मरीज रहते थे हर हाल में। ये भी एक जोक बन गया था टेटनस मरीज की बात करें तो। हमारे यहाँ एक बाडवा था, हेल्दी सा था, तो वो अपना ढीला ढीला पजामा पहनते थे और ये सैंडो, वो कपड़े की सिली हुई बनियान, और पहन के अपना ड्यूटी करते थे, अंगोछा डाल के। सर्दी आई तो शॉल लपेट लेते थे। हमारी कुछ सीनियर्स ऐसी थी जो उन दिनों भी साड़ी में ड्यूटी करती थी। कुछ जैसे डिलीवरी के टाइम पे बच्चा है छोटा, तो रात में बच्चा अपना साथ ले आई, वहीं अपने साथ सुला लिया, तो साड़ी बांधने में ये सुविधा होती थी कि फीड वीड कराने में फायदा रहता था। तो वो रात में इंजेक्शन लगाने गई, मैंने बोला ना कि टेटनस पेशेंट में 4 आवरली 2 आवरली डोजेज होते थे। तो जो 4 आवरली डोज बनता था वो रात में 2 बजे एक डोज बनता था, 10 बजे लगा के आए, रात में 2 बजे लगना होता था। तो ऐसे टेटनस पेशेंट को, एक पेशेंट उस दिन ऐसी थी जिसको रात को 2 बजे लगना था इंजेक्शन। तो उन्होंने, वो कई बार बच्चे के साथ झपक जाती थी सिस्टर, मतलब कुछ एज भी थी, कुछ बच्चे का भी वो रहता था, घर से भी वो हमेशा परेशान रहती थी। तो उन्होंने अपने कर्मचारी से कहा कि उसको, मरीज को ही बोला कि 2 बजे हमको एक बार याद दिला देना, इंजेक्शन लगना है। तो ठीक है करके वो आ गई, अपना वार्ड का काम वाम किया, और शायद वो उस समय झपक गई या काम में ही रही हूँ, उनके दिमाग से वो उतर गया कि 2 बजे। हालांकि उतरता नहीं है, क्योंकि हम लोग लिस्ट बना के रख लेते हैं कि 2 बजे का ये ड्यूज है, 4 बजे के ये ड्यूज है, तो वो झपक गई होंगी। ये सुबह इनको करीब 4:30 बजे एकदम से दिमाग में आया कि उसका डोज था और मिसिंग हो गया। तो वो एकदम से भागती हुई गई, उससे कहा कि क्यों तुमने हमको जगाया नहीं, और ये इंजेक्शन लगना था। तो उसने कहा नहीं, इंजेक्शन तो लग गया। तो इन्हें कहा इंजेक्शन लग गया, किसने लगाया? तो बोला वो मोटी सिस्टर आई थी, वो लगा के चली गई। अब इनका तो वहां पे ही आधा बीपी लो हो गया कि रोज सुनते थे कि इस वार्ड में आती है, आज तो आई गई। वहां से दौड़ी सीधी आके शालिग्राम ढूंढा, शालिग्राम कहाँ, शालिग्राम शालिग्राम शालिग्राम, हाँ क्या हुआ, काय बड़बड़ा रही हो? शालिग्राम आज तो आइसोलेशन वार्ड में आ गई थी रात में, उतनी आई थी। आपको कैसे पता चला? उठे, आपस में बातचीत करी, वो पूरी बात बताई। वो हाफने में पूरी बात बता ना पाए, जैसे तैसे करके उन्होंने बताया। तो वो चूंकि सर्दियों के दिन थे, हमने कहा ना, वो पूरा ऐसा था, व्हाइट में रहता था, शॉल भी उसने मुंह से ढाकी हुई थी, तो वो नहीं समझ पाया कि ये सिस्टर है कि कर्मचारी है। कर्मचारी उस समय हम लोगों के इतने ट्रेंड होते थे कि एक आध वो कर लेते थे, खुद ही मैनेज कर लेते थे। हाँ। तो उसने कहा कि आप घबरा क्यों रही हो? मैं कहा था मैं लगा के आया सिस्टर जी, आप इतनी परेशान क्यों है? तो ऐसे भी किससे होते थे। हाँ। अब वो ना बताते तो सच में बहुत समझ, हाँ। ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है। हाँ। मैम जैसे ऑपरेशन थिएटर में आप लोग जाते हैं, वहाँ का प्रेशर होता होगा, वहाँ एक अलग ही प्रेशर क्रिएट होता है अंदर ऑपरेशन थिएटर को, ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो कैसे मैनेज करते थे? पहला तो पेशेंट से शुरू हो जाता है, जैसे उससे कंसेंट लिखने को कहा कि भाई आप कंसेंट लिखिए कि मेरे मरीज का ऑपरेशन होना, या पेशेंट से सेल्फ कहा, और उसमें ये खतरे हैं, मैं ये खतरे उठाने को तैयार हूँ। ये बड़ा तो चैलेंजिंग होता है लिखने के लिए। वो उसी समय आधा तो साहब हम लिख के नहीं देंगे, हम आओ काय को खतरा, खतरा आपको आप पढ़ लिख के आए हो, आपने डिग्री करी है, तो खतरा तो आप जानो, हम काय लिख के दें। तो एक तो ये, खैर फिर उसको जैसे तैसे समझाया। पहले शुरू में कई पेशेंट लौट जाते थे। अच्छा, ये लिखने के लिए? हाँ, हम क्यों लिख के दें,
अभी भी एक आध आ जाते स्कूटी हाँ। के। खैर फिर उन्हें समझाया कि नहीं, ये तो आप ही को कहना पड़ेगा, हम ऐसे कैसे करते हैं। चलो भाई, उन्हें लिया। तो अब वो इतने प्रोटोकॉल्स हो गए हैं सर्जरी के, एक्चुअल में एक हफ्ते पहले से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो हाँ, ये टेस्ट वो पीएस, टेस्ट। हाँ, सारे इन्वेस्टिगेशन कराना, फिर पीएसी एक जो प्री एनेस्थीसिया टेस्ट होता है वो टेस्ट। तो तब तक पेशेंट इतना समझ चुका होता है कि मतलब हमें ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है और ये सारी चीजें नॉर्मल हैं, तो अब हम ऑपरेशन के लिए फिट हैं। तो वो खुशी खुशी अंदर तक आता है। अब टेंशन जो होता है, खतरे तो देखिए हैं। बिल्कुल है। मेरे साथ कई केस ऐसे हुए हैं जिसमें हम लोगों ने 3 पेशेंट ऑन टेबल बचाए हैं, जो बिल्कुल चले गए थे। हालांकि ये एक चैलेंज होता है कि ओटी वो बहुत अच्छी मानी जाती है जिसमें कभी कोई कैजुअलिटी ना हो। अरे 100%। तो मेरा लक ये रहा बहुत अच्छा कि मेरी ओटी में कभी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई ऑन टेबल। पर लास्ट में चलते चलते एक ऐसे पेशेंट की वो हो गई जिस पेशेंट को हम लोगों ने बहुत मन से किया था, जो वो बहुत पुअर पेशेंट था, मेडिसिन नहीं खरीद सकता था, उसके पास कुछ भी लेने को नहीं था और सर्जरी उसकी बड़ी थी। वो बर्न पेशेंट था, तो उसके बर्न कॉन्ट्रैक्चर हो गए थे। तो डॉक्टर साहब ने उसके लिए मूड बनाया और जो एनेस्थीसिया वाले थे उन्होंने पूरा वो किया कि नहीं, एनेस्थीसिया भी हो जाएगा, क्योंकि उसके ये भी कॉन्ट्रैक्चर था, ये भी कॉन्ट्रैक्चर थे, कई कॉन्ट्रैक्चर खोलने थे। पैसा उसके पास बिल्कुल नहीं था मेडिसिन खरीदने को। तो हम लोगों की सिंपैथी सिर्फ ये थी कि यहाँ इसका काम हो जाएगा तो ये आसानी से। तो उसका किसी तरीके से हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवाया, आयुष्मान कार्ड से उसके मेडिसिन सारे मंगाए कि ये सब हो जाए। और उसको जैसे ही एनेस्थीसिया दिया, पेशेंट कोलैप्स कर गया। वो एक हम लोगों के लिए बहुत मतलब बहुत ज्यादा दर्दनाक रहा कि मतलब हालांकि उसके अटेंडेंट मदर उसकी थी, लड़का बहुत सुंदर सा था। कितनी एज रही होगी? लगभग 18 से 20 के बीच में। बहुत छोटा था। हाँ, लेकिन हेल्दी था, अच्छा था, गोरा चिट्टा सा था। तो वो वाकई हमारे पूरे स्टाफ को खल गया था। बाकी 2-3 पेशेंट हम लोगों ने बहुत अच्छे से बचा लिए थे, क्योंकि होता क्या है, टीम वर्क है, बिल्कुल। तुरंत लगते हैं उसमें। हम लोगों ने तो वार्ड के भी कई पेशेंट ओटी में लाके मैनेज किए और ठीक हुए। 1-2 पेशेंट बाहर जाके एक्सपायर हुए, हमारे यहाँ वो ठीक ठीक ओटी से निकले सीरियस होने के बाद। मतलब 2 बार जैसे टेबल पे कोलैप्स हुए और रिकवरी हो गई। ऐसे कई पेशेंट हुए। तो प्रेशर तो नेचुरल होता है, और अगर आपकी टीम आपको कोऑपरेट नहीं कर रही है, वहां पे आप मात खा जाएंगे। टीम वर्क है टोटली, टीम ये वर्क समझे है। मैम। क्योंकि जहां एक बार ये मुंह से आवाज निकली कि पल्स लो हो रही है, क्योंकि आधा दिमाग हमारा होता है सर्जरी में, आधा होता है मॉनिटर पे। पल्स कम हुई, पहले तो एनेस्थेटिस्ट को अगर वो कहीं थोड़ा सा इधर उधर बिजी है तो तुरंत उससे कहेंगे कि पेशेंट डाउन हो जा रहा है। अब डाउन जाने के, या कई बार एनेस्थेटिस्ट आपको इंडिकेट करता है कि पेशेंट डाउन हो रहा है। जैसे एक बार हम लोग हार्निया कर रहे थे, बहुत अच्छे सर्जन थे, अलीगढ़ से आए थे कुछ दिनों के लिए, फिर वो वापस वहीं चले गए। बहुत अच्छा हाथ था उनका। और एक डॉक्टर ए के पालीवाल थे एनेस्थेटिस्ट में, उनका जिले में मतलब कोई उनका मतलब टक्कर पे नहीं था वो। और मैं असिस्ट करा रही थी। डॉक्टर साहब जब बिल्कुल हम लोग क्लोजर पे आ गए, तो डॉक्टर साहब बोले कि यार देखो, पेशेंट कहीं ब्लीड कर रहा है। एनेस्थेटिस्ट कह रहा है हम लोगों से कि देखो यार, पेशेंट ब्लीड कर रहा है। जो हार्निया था, अमूमन हार्निया में ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन होते नहीं है, तो देखा दबा के, नहीं सर कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग क्लोज करने लगे, तो फिर उन्होंने कहा कि देख यार, पेशेंट कहीं ब्लीड कर रहा है। जो पेशेंट लो हो रहा था, बीपी फॉल जा रहा था, पल्स रेट जा रहा था। तो हम लोगों की भी नजर गई मॉनिटर पे, तो हमने कहा सर रुक जाओ 1 मिनट देख लो। तो जो एक लेयर हम लोग नीचे वाली लगा चुके थे, मतलब जैसे हार्निया में हमारी करीब 4 लेयर बन जाती हैं, तो पहली लेयर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, सेकंड लेयर पे थे तो खोल दिया पूरा। अच्छा। क्योंकि ऐसे फील नहीं आ रहा था एब्डोमेन में प्रॉपर ठीक कहीं, है। हाँ, कहीं एब्डोमेन में कहीं कोई हमको वो नहीं दिख रहा था कि टाइटनेस या कुछ दिख रही हो। लेकिन जैसे ही उसको खोला है और वो किया, तो दिखा अंदर क्लॉट क्लॉट भरे हुए थे। वो कहीं अंदर थोड़ा सा प्रिक कर गया तो वो ब्लीड कर गया। तो वो जैसे ही हम लोगों ने खोला और वो क्लॉट निकाले, पेशेंट
नॉर्मल हो गया। रिवाइव हो गया। हाँ, हाँ, सही हो गया। चूंकि वो ब्लीडिंग पकड़ गई, उसको क्लोज कर दिया। तो ये जिम्मेदारी सबकी होती है, एनेस्थेटिस्ट की अपनी जिम्मेदारी होती है, उसको पूरा अंदाज होता है कि कहाँ पे काम चल रहा है और कहाँ पे कौन से रिस्क हो सकते हैं। तो वो केयरफुल थे, तो वो उसको कर लिया। गॉल ब्लैडर एक बार कर रहे थे हम लोग, तो गॉल ब्लैडर में अभी हमारे यहाँ लेप्रो सिस्टम तो है नहीं, हम लोगों को पूरा इंसिजन लगा के इंस्ट्रूमेंट से उसको अंदर तक जाना होता है, गॉल ब्लैडर निकालना होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग पैकिंग डालते हैं अंदर, तब हम गॉल ब्लैडर को ऊपर ला पाते हैं, नहीं तो ले ही नहीं पाएंगे। तो उसमें जो पैकिंग डाली हुई थी, छोटा सा उसका एब्डोमेन था, बहुत ज्यादा वो नहीं था। तो जो मेन हमारा गॉज पीस होता है वो हम उसमें नहीं प्रिक कर सकते थे, स्पेस नहीं था। तो बैंडेज का हमने टुकड़ा काटा और वो हमने पैक डाल दिए। तो ऐसे करके 3 पैक डाले हुए थे। हमको पता था कि हमने 3 पैक, और उस दिन हम अकेले असिस्ट करा रहे थे। अच्छा। हाँ, और सामने डॉक्टर ये पीयूष तिवारी थे। तो हो गया, जैसे ही जब उस पे आए तो हमने अपना गिना, तो हमने कहा एक पैकिंग मिसिंग है। तो उन्होंने देखा पूरा, तो बोले नहीं, हमने कहा एक पैकिंग मिसिंग है। तो फिर उन्होंने दोबारा से पूरा जितना चेक देख किया। सकते थे, बोले नहीं सिस्टर आप कंफ्यूज हो। हमने कहा नहीं, बोले है ही नहीं, हमने कहा है। अब ये मतलब तन गया, और एनेस्थेटिस्ट बोले उर्वशी कह रही है तो देख लो पीयूष, कहीं ना कहीं कुछ तो है। फिर देख लिया, तो बोले आप कैसे कह सकते, हमने कहा 3 पैकिंग डाले थे, 2 निकले, 1 नहीं एक निकला। कहाँ? तो बोले आपको 3 को कैसे वो करोगी। तो ये तो अब हमें भी नहीं समझ में आया कि हम 3 इनको कैसे बताएं। हमें ये पता है कि हमने 3 डाले थे, और कहीं मिल रहा नहीं था पूरे उसमें ढूंढने से। खैर वो मेरे दिमाग में आया, हमने कहा वो वाला बैंडेज उठाओ। हमने कहा ये तीनों बैंडेज उठाओ, इनके टुकड़े नापो पूरा। तो वो लंबाई से नापा, तो वो बैंडेज इतना छोटा था। तो ये समझ में आ गया कि अंदर है। खैर फिर वो दोबारा से पूरा हाथ डाला पूरा अंदर तक। हमने कहा आप नीचे तक जाओ। तो जो हमारा रिप्स होता है उसके नीचे तक गए, तो वो वहां पे जाके रुक गया था। रुका हुआ था। तो निकाला गॉज पीस, उसके बाद तब फिर पैक किया। काफी तो केयरफुल रहना पड़ता है पॉइंट के लिए। नेचुरल, कई केसेस आते हैं कि काफी वो टाइम पहले अगर पड़ा रहता तो इन्फेक्ट करता। एक दो और बार मैम केस आए हुए हैं, काफी मीडिया में भी छाए रहे कि अंदर सीजर छूट गया। सीजर तो नहीं छूटता है, एक ये केस तो आया ये था। तो ये सीजर तो छूट ही नहीं सकता है। जब भी छूटता है तो गॉज पीस छूटता है। अच्छा। ये जो कपड़े स्पंज बनाए जाते हैं, हमेशा जब भी छूटते हैं तो स्पंज छूटते हैं, छूटते हैं, मतलब उसको हम छुटला नहीं सकते, छूटते हैं कई बार लापरवाही से, कई बार ऐसे। लेकिन इंस्ट्रूमेंट कभी नहीं छूट सकता। अच्छा, कोई भी क्योंकि इंस्ट्रूमेंट गिन इतना के रखते छोटा नहीं हैं होता मतलब है, क्या? गिन के भी रखते हैं, और इंस्ट्रूमेंट इतना छोटा नहीं होता है कि वो अंदर छूट जाएगा और हमें पता नहीं पड़ेगा। अच्छा मैम, जैसे कि तब के ऑपरेशन थिएटर में यानी 80s 90s में और अब में कितना चेंज लगता है आपको? क्या टेक्नोलॉजी का हाँ, इफेक्ट पड़ा है? टेक्नोलॉजी भी तब इतनी चेंज हुई टेक्नोलॉजी है। तब एक्चुअल में हमारे पास रोशनी की व्यवस्था हाँ नहीं नहीं थी, थी इतनी है ना। लाइट्स वगैरह। लाइट चली गई तो अब हम टॉर्च की रोशनी से भी देख रहे हैं। उस समय वो पेट्रोमैक्स वाली भी रोशनी करके रखनी होती थी, ये सब कुछ होता था। उन दिनों ऑपरेशन थिएटर में भी रोशनदान की व्यवस्था होती थी। मान लो रात में हो रहा है फिर? रात में हो रहा है तो टॉर्च है, अगर लाइट नहीं है, मतलब उतनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, जितनी देर हम लाइट जाने से और जनरेटर जनरेटर चलाने के चलाने बीच का जो गैप है, उतनी देर के लिए। पूरी सर्जरी तो नहीं कर नहीं सकते कर है ना। सकते। हाँ। तो जितनी देर जनरेटर चला उतनी देर हमारे पास रोशनी की व्यवस्था, ये अल्टरनेटिव होते थे। फिर बीच में ये इमरजेंसी टॉर्च वगैरह आने लगी थी, जो चार्ज कर लो उससे काम चला लो। तो ये उतनी देर की व्यवस्था होती थी जब तक आपका जनरेटर स्टार्ट नहीं होता है। जनरेटर स्टार्ट हुआ तो अब जैसे जनरेटर भी अब ऑटोमेटिक आ गए हैं कि इधर लाइट गई हाँ उधर वो ऑटोमेटिक। स्टार्ट हो जाता हाँ है। बिल्कुल। तो अब वो, लेकिन तब भी इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था तो रखनी ही पड़ती है। अभी भी रखते होंगे। हाँ, इन्वर्टर भी रखते हैं। इन्वर्टर तो कॉमन हो गया। मैम जैसे कि पहले इतने इक्विपमेंट में मतलब जैसे मॉनिटर है या और भी इक्विपमेंट है जो तब इलेक्ट्रॉनिक। मॉनिटर होते ही नहीं थे। हाँ तब तो हम मैनुअली सब कुछ देखते थे, पल्स भी मैनुअली। वो तो फिर वहां से वो अभी भी हम लोगों को जैसे अभी भी याद है। हाँ हाँ। हम लोग जैसे आज भी ऑपरेशन थिएटर में है तो हमें मॉनिटर पर भरोसा ही नहीं है क्योंकि वो कब धोखा देगा। हम आज भी बीपी देखते हैं तो पंप से ही देखते हैं कि बीपी हमारा पेशेंट मैनेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो अगर हम वॉश नहीं है
हम साइड में खड़े हैं तो मेरी उंगली बराबर पल्स पे होगी, बराबर। कंटिन्यू जब तक ऑपरेशन चलेगा। हाँ, बीच में कोई ड्रग देनी है या कुछ हाँ। देना है, दिया और फिर आके खड़े हो गए। अपने जूनियर्स को हमने इस चीज के लिए हमेशा वो किया था। आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर हैं तो आपकी नब्ज पे उंगली होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए स्लो हो रही, फास्ट हो रही, क्या हो रहा है, वो आप तुरंत रिपोर्ट करिए कि अब पेशेंट की पल्स मेन चीज है। 10-15 मिनट में हम बीपी उससे देखेंगे ही, वो मॉनिटर सब कुछ दे रहा है, ऑक्सीजन भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन हम तब भी बीपी देखेंगे ही देखेंगे कि मतलब बीपी सही चल रहा है ये कि नहीं ज्यादातर चल रहा है। सभी करते हैं या आप अपना एक्सपीरियंस? ओटी में कोशिश ये करते हैं, जैसे हमने अपने सारे स्टाफ को इस चीज के लिए ट्रेंड किया हुआ जी था, जी। और इसीलिए हम जो हमने बताया ना कि हमारे जो हमने 3 पेशेंट सरवाइव बचाए। किए हैं, हाँ। वो तभी किए हैं क्योंकि फिर पूरा स्टाफ लगता है, जैसे उस समय ये भी देना है, फिर जो अदर जो हमें वो देना होता है, सीपीआर देना होता है, वो सीपीआर के लिए हमारे सारे बच्चे ट्रेंड थे। हाँ। मतलब हमें बोलना नहीं है, जैसे हमने एक वो बना लिया था, अच्छा आप ड्रग पे खड़े हैं, सिर्फ आप ही ड्रग देंगे, दूसरा कोई ड्रग देगा नहीं। हमें नहीं पता कि डॉक्टर ने आवाज लगाई और हमने भी वही ड्रग दे दिया, आपने भी ओवर ड्रग हो गया, अब दिक्कत हो तो जाएगी। हाँ, अगर एक को कह दिया कि आप ड्रग पे पहुंच गए तो अब आप वहां से हटेंगे नहीं, अब आप ड्रग पे ही रहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या दिया, जवाबदेही आपकी है। सीपीआर के लिए 2 बच्चे 3 बच्चे हैं तो वो सीपीआर पे ही रहेंगे, एक हटा, क्योंकि सीपीआर थकाने वाला प्रोसीजर होता है, तो एक हटा दूसरा दे रहा, दूसरा हटा तीसरा दे रहा, वो मतलब अगर बीच में ये लगा कि ये तीनों ही थक रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी वेंटिलेटर और ये सारी व्यवस्थाएं नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस में है, हमारे पास नहीं है, बड़ी बड़ी जगह पे, तो हम लोगों के पास यही सिस्टम है, हमें मैनुअल ही करना है जो कुछ करना है। एक लाइन है, दूसरी लाइन भी डालनी है, उसी बीच ड्रिप भी लगाना है, उसी बीच तीसरी लाइन भी डालनी है, कि पता चला अगर कोई एक लाइन खराब होती है तो हमारे पास 2 लाइन है कि जिससे हम ड्रग दे सकते हैं। वो कई बार क्या होता है, हमें ब्लड भी उसी बीच देना है, हमें एक ड्रिप में डोपामिन भी देना है, एक साधारण ड्रिप भी देना है, तो वो मतलब हमें लाइनें, ये एक वो होना चाहिए कि कौन इतना एक्सपर्ट है कि किसी भी कंडीशन में वीगो डाल ही देगा। जैसे मेरा अपना एक रिकॉर्ड रहा अपने टाइम में कि मेरा कुछ नहीं था, प्रभु सब कुछ आपका था, कि ड्रिप लगाने का, वीगो लगाने का प्रभु ने हमें एक बहुत अच्छा वो दिया था। तो एक बार ऐसे ही हमारा खुद का सैंपल जाना था और हमारा जल्दी कोई सैंपल ले नहीं पाता है, तो हमारे डॉक्टर साहब ने इनको आशीर्वाद वालों को फोन किया कि यार देखना, हमारे यहाँ एक स्टाफ है, उसका ब्लड लेना है और उसका ब्लड नहीं गई। तो उन्होंने उधर से तुरंत पलट के जवाब दिया, अरे यार आपके यहाँ तो उर्वशी है, वो निकाल देती है, उससे क्यों नहीं निकलवा लेते? बोले उसी का तो निकलना है। बोले फिर तो भगवान जाने। तो इस तरीके का, हाँ, तो इस तरीके का रहा है। तो जैसे इसके लिए ज्यादातर मैं खुद को ये रखती थी कि को डालनी है तो फटाफट मैनेज करके पेशेंट को करना है। एक ऑपरेशन थिएटर में मिनिमम और मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं विद डॉक्टर? कम से कम 6 लोग 7 लोग तो होने ही चाहिए, छोटा ऑपरेशन हो या बड़ा, मतलब उसमें देखिए रिस्क सब में सेम है। नहीं, मतलब अगर छोटा ऑपरेशन है तो कम लोग होंगे, ऐसा भी है कि ये टीम इतना होगी? कोशिश ये होती है कि जो हमारी ओटी में है वो स्टाफ पूरा ही रहे, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। अब वो जैसे एक लिखा पढ़ी के लिए है, एक अब छोटे केसेस में तो कम लोग में काम चल जाएगा। एक डॉक्टर है, एक असिस्ट कराने वाला, एनेस्थेटिस्ट की जरूरत नहीं है जो लोकल वाले केसेस होते हैं, और सफाई वाला है एक ऊपर। लेकिन अगर मेजर केस है, जो एब्डोमिनल सर्जरीज होती है या जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है, ईएनटी की सर्जरी होती है, जिसमें पेशेंट जैसे ईएनटी वाली सर्जरी में बेहोश भी करना होता है एनेस्थीसिया देके या स्पाइनल, तो उसमें तो फिर पूरा स्टाफ चाहिए, उसमें फिर समझौता नहीं कर सकते हैं। 6 से 7 लोग, हाँ, एक डॉक्टर होगा, 2 असिस्ट कराने वाले हो गए, वो प्रोटोकॉल भी है। फिर उसके बाद 2 लोग कम से कम ऊपर होंगे, एनेस्थेटिस्ट तो है ही है, एक उसको असिस्ट कराने वाला चाहिए, भाई एनेस्थेटिस्ट अकेला है, उसी बीच कोई दूसरा केस भी देखना है या कुछ करना है, तो एक असिस्टेंट उसके लिए भी चाहिए। एक वो चाहिए, फलानी चीज ला के देनी है, अब गर्म पानी देना है, अब ये ड्रग हमें ट्रॉली पे सूचर कम हो गया है तो सूचर देना है, अब हमारा इंस्ट्रूमेंट हाथ से गिर गया है तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट ला के देना है। तो एक तो खाली इसी के लिए भाग दौड़ के भी चाहिए होता है पूरा। एक सफाई कर्मचारी, एक 4th क्लास
इनका क्या काम होता है अंदर? सफाई कर्मचारी तो ये है कि आपका किसी तरीके का कोई ब्लड स्टेन है, कुछ भी है, तो उसको पड़े नहीं रहने देना है, हाथ तुरंत से साफ हाथ करना है। साफ करना है। फोर्थ क्लास का भी लगभग लगभग वही सेम सेम वो काम है। होता है कि पेशेंट को शिफ्ट करना है, ले जाना है, ले आना है, या मान हम्म। लीजिए पानी गिर गया, अब हम तो पलटे पानी पड़ा है, पता चला हम स्लिप कर गए, तो हाँ बिल्कुल, वो ड्राइनेस का ध्यान रखना, और मतलब वो हाइजीन आपकी, भी उसी में आ जाता होगा। हाँ, आपके मतलब एसी में कोई गड़बड़ी हो गई या वो ये सब चीजें, जैसे अभी हमने बताया कि आग लग गई थी एक हाँ हाँ बार, हाँ, तो अब उस बीच अकेला या दो लोग नहीं कर सकते नहीं कर हैं, सकते। वो उसको भी बुलाना, इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाना, ये मैं फिर आग वाला एक बार वो ऑफ कैमरा था। व्यूअर भी अ, देखना चाहेंगे इसको। हाँ नहीं, ये कॉमन चीज है। हाँ अभी हाल में ही पता चला होगा झांसी में इतना बिल्कुल बड़ा बिल्कुल, कांड हुआ बहुत है। बड़ा कांड हुआ है। तो एक्चुअल ये सब होता क्या है, बड़ी बात बोलने जा रहे हैं, हमारे अधिकारी हमको इस चीज के लिए समझें, और ये हम इस आपकी चैनल के थ्रू इस बात को मतलब सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर, चूंकि वार्ड में नर्सिस काम कर रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमने कोई डिमांड की है तो उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ उसको डिले और नहीं होना खास चाहिए। डिले नहीं होना चाहिए, खास तौर से जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, हम्म ड्रग्स है, मान लीजिए जो लाइफ सेविंग ड्रग है, हम्म, वो हर समय होनी चाहिए। एक्सपायरी हुई, हमने आपको सूचना दे दी, एक्सपायरी हो गई, आप उनको दूसरी उपलब्ध कराइए, क्योंकि ये कभी भी हो सकते यार खतरे आपके इतना साथ। ज्यादा स्टॉक हो जाता है कि वो एक्सपायर भी हो जाती है। हाँ, भाई कुछ ड्रग ऐसे हैं जो यूज ही नहीं होते हैं, हाँ हाँ, लेकिन वो लाइफ सेविंग है, आपको रखने ही रखने हैं, कभी कभी जरूरत पड़ता कभी है। कभी जरूरत पड़ती है। तो एक्सपायर अगर हो गए तो उनकी हम सूचना आगे देते हैं, हमारे पास सब टोटल लिखा पढ़ी में होता है, इवन बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, वो सब कुछ। तो वो हम वापस करेंगे, हमको कंपनी से दूसरा उपलब्ध हो गया, जो भी सरकार की आगे की प्रक्रिया है, लेकिन हमें उस समय ये सब चीजें ध्यान देनी है कि वो हमारे पास, खासतौर से ऑपरेशन थिएटर में, इमरजेंसी में ये सब चीजें, ऑक्सीजन हमारी खत्म हो रही है तो हमने ऑक्सीजन डिमांड की है, तो हमें तुरंत के तुरंत सिलेंडर होने चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं, यही इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हमारा कहीं पे कोई वायर जल रहा है, कोई प्लग खराब हो गया है, कहीं पे स्पार्किंग है, हमने आप अधिकारी को सूचना दी है, तो ये एक जिम्मेदारी अधिकारी की बनती है कि वो इस चीज पे तुरंत एक्शन लें और बिल्कुल बिल्कुल। उसको सही कराएं। लेकिन हम लोगों के साथ होता क्या है, वो महीनों पेंडिंग में रहते हैं, और मुझे जहां तक लग रहा है कि झांसी वाले कांड में यही हुआ होगा। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हम लोग थिएटर के अंदर थे, काम कर रहे थे, और हमारा जो पैनल था इलेक्ट्रिक का, वो जस्ट ऑपरेशन थिएटर के बाहर पिलर पे था। तो एक बड़ा सा स्पार्क हुआ, सुनाई पड़ा, तो जो भी हमारे साथ फ्री लड़का था, उसने जाके देखा, तो उसने इशारे में, फोर्थ क्लास का। फोर्थ क्लास का, तो हाँ उसने इशारे में कहा कि आग लग गई। चूंकि ऑपरेशन थिएटर में थोड़ा सा हम लोग इसके लिए भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं ना, कि पेशेंट पूरा तो बेहोश होता नहीं है, हाँ, तो अगर उसको कोई भी इस तरीके का अंदेशा हुआ तो वो घबराएगा, मोमेंट। बीपी उसका लो जाएगा, या कुछ भी उसके साथ किसी भी शॉक में चला जाएगा पेशेंट, कुछ भी होगा। तो मतलब कोई भी डिस्टर्ब ना हो, किसी भी तरीके की हलचल ऐसी ना हो जिससे पेशेंट डिस्टर्ब हो या हमारा सर्जन डिस्टर्ब हो। तो उस समय क्या, फटाक से बाहर आए, देखा, अब वो उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाला था मैटर, पानी डाल नहीं सकते हैं कुछ, और उस पर धूल मिट्टी तो होती नहीं वहां की, उसको फेंक के उसको वो करेंगे, तो फायर एक्सटिंग्विशर ही ऐसा होता है कि उससे तुरंत वो करो। तो जितनी देर हमने इलेक्ट्रिशियन को कॉल किया, किसी को, जो भी थर्ड पर्सन था उसको बोला इलेक्ट्रिशियन कॉल करो, उतनी देर वो खाली हम उससे ही फॉक करते रहे कि वो रुक जाए। रुक ही रहे, और वही हुआ कि उतनी देर में हमने पूरी मशीन खाली कर ली। वो ट्रेनिंग हम लोगों को दी जा, वो जो था उसको फिर हमने मतलब वो उतनी देर खाली उसको होल्ड करके रखा कि आग बढ़ ना पाए और कोई डिस्टर्ब भी ना हो उससे। तब तक फिर इलेक्ट्रिशियन आया, उसने वो लिया, शटडाउन लिया, हाँ और ऐसे वो कंट्रोल कर पाया। तो इस तरीके की हो जाती हैं। अब यही अगर जैसे हमने वायरिंग खुली और हमने सीएमएस को इन्फॉर्म किया, उसी समय उस पर एक्शन हो जाए, क्योंकि ये हमें नहीं लगता कि बहुत छोटी चीज है, बिल्कुल सही बात है। ये इतनी बड़ी चीज है। ऑपरेशन थिएटर के लिए ही नहीं, आप वार्ड में भी है, तो जो अफरा तफरी होती है उससे ज्यादा जान जाती है। उसमें ज्यादा जान जाती है, बिल्कुल सही बात बजाय है। इसके कि करंट से या उससे कोई डेथ हुई, वो जो उस समय भागम भाग होती है। हालांकि में चीजें तो बहुत पढ़ाई जाने लगी हैं कि उसके लिए अलार्म होते हैं, अलार्म पे एक कॉल किया जाता है कि जैसे आग लगी है तो हम कलर बोलते हैं, रेड,
या जैसे कहीं पे वो हो गया तो उसके लिए ब्लैक, अगर कोई कैजुअलिटी हो गई है ब्लैक, इस तरीके के हम लोग अलार्मिंग होते हैं। लेकिन ये सब है क्या कोड कॉर्पोरेट वर्ड। में, नहीं हाँ कोड वर्ड, पर ये कॉर्पोरेट में है। हमारे यहाँ उतनी सुविधाएं अभी नहीं है। लिफ्ट है, फंस गई फंस गई। तो अब आप फंसे रहिए उसमें। तो ये सारी चीजें, और ऊपर से लोड ये होता ही है प्रेशर। लिफ्ट आपके यहाँ लगी है, चल क्यों नहीं रही? आज तक इटावा की लिफ्ट में आज तक कोई वो नहीं दिया गया है टेक्नीशियन जो उसको ऑपरेट कर सके, जो उसको चलाए। जो कर्मचारी हैं उन्हीं में से उन्होंने वहां लगा दिया, उन्हीं में से। अब जिसको पता ही नहीं है लिफ्ट चलाने के बारे में, उसको आप वहां लगाओगे तो वो क्या रिस्पॉन्स देगा आपको? हाँ, ये कुछ लिफ्ट कमियां चलाना हैं। ही नॉर्मल है, जब उसमें फंसी है उसको उस समय हाँ, कैसे? कई बार नेटवर्क नहीं मिलता, आपने फोन नंबर लिखे हुए हैं कि हम्म, इस फोन पे। कई बार ऐसे पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं जिनके पास फोन नहीं है, सही या बात है। जिनको पता ही नहीं है कि हम लिफ्ट में तो चल रहे हैं, इसमें कहीं ऐसा भी नंबर भी नंबर है। नंबर भी है। तो ये सब चीजें खिलौना नहीं है। सही बात है। एक ऑपरेटर उसमें 24 आवर्स होना चाहिए। जान के साथ खिलवाड़। तो ये कुछ कमियां तो हैं। मेडिकल कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं, स्टाफ नहीं है। तो इन सब चीजों पे सरकारों को ध्यान देना चाहिए। सही मैं बात है। आपके चैनल के माध्यम से जाए आगे मैसेज या जैसे भी जाए, मैं तो यही चाहती हूँ कि इंसान को इंसान समझा जाए और उसके लिए जो बहुत जरूरी है वो उपलब्धता सुनिश्चित करी जाए। बिल्कुल सही बात। मैम, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या आपका एक्सपीरियंस है कि मतलब फर्स्ट मंथ से लेके 9th मंथ तक क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए बच्चे की माँ को, जिससे कि बच्चा स्वस्थ हो? पहला मंथ तो बाय ये मंथ कि बताइएगा। मंथ वाइज मंथ तो ये कि पहला महीना तो बीत जाता है, पता ही नहीं पता होता ही नहीं है। पड़ता है। ठीक है। अब जब मान लीजिए 17 तारीख को उसको लास्ट जो हम लोग बोलते हैं ना मेंसेस पीरियड, हाँ हाँ। 16 जून हुआ। हम्म, अब 16 जुलाई तक तो पता नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं। प्रेग्नेंट। 16 जुलाई के बाद उसको पता चला कि अच्छा पीरियड नहीं आया, तो ऐसा तो नहीं कि कोई वो, तो हमारे टाइम में तो ये संसाधन नहीं थे कि किट से हाँ हाँ। यूरिन टेस्ट किया। और जब 10-15 दिन एक्स्ट्रा हो जाते थे तब हम लोगों का यूरिन भेजा जाता था किसी लैब में, और तब ये निश्चित होता था कि प्रेगनेंसी है। तब तक पता चलता था, 2 महीने बीत गए। अब तो सब बच्चे होशियार हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो जैसे ही 1 हफ्ता 10 दिन ओवर हुआ तो वो खुद ही टेस्ट चेक कर कर लेते लेते हैं और डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं कि तो कई बार होता क्या है कि जो 10 दिन के अंदर की प्रेगनेंसी होती है वो यूट्रस में ना होके जो उसकी नली होती हाँ है, हाँ। जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, उसमें रहती है। तो उस समय कुछ लोग जैसे कोई प्रिकॉशन वो करना चाहें तो वो नहीं होता है। फिर 15 दिन और हो गए तो फिर पता चलता है कि यूट्रस में आया, फिर अल्ट्रासाउंड कराया, या अल्ट्रासाउंड से कंफर्म हो गया। सेकेंड मंथ में ये सब किया। हाँ, तो ये कंफर्म हो गया कि प्रेगनेंसी है, तो फिर जच्चा को पहला आपको एवरी मंथ फॉलोअप में आना है, वेट कराना है। और अगर कई बार ऐसा भी होता है कि जच्चा को पता ही नहीं होता कि हम कब प्रेग्नेंट हो गए। अच्छा, और डेट कुछ भी ऐसी क्लियर भी नहीं होती है। स्थितियां होती हैं हाँ कि पता ही नहीं होता है। कुछ को पता चला साल भर से पहला बच्चा हुआ था, साल भर तक बीच में पीरियड नहीं आया और वो प्रेग्नेंट हो गई। तो एक उस साल स्थिति में तक। उसको खुद ही नहीं हाँ, पता होता कि हम 2 महीने प्रेग्नेंट हैं, 3 महीने एक के मैम प्रेग्नेंट जैसे हैं। 1 साल पहले बच्चा हुआ, हम्म 1 साल तक कोई उसको कुछ नहीं। पीरियड नहीं आया। हाँ, उसके अब बाद। उसको तो पता ही नहीं है। हाँ वो हाँ। तो इसमें है कि अभी तो पीरियड आया नहीं है, हाँ और हाँ। उसी बीच वो प्रेग्नेंट हो गई। दोबारा से। हाँ, दोबारा से तो कंसीव। अब वो 2 महीने की प्रेगनेंसी है कि 3 महीने की है उसको नहीं पता है। जब उसको कोई सिम्टम्स ऐसे लगने लगे, जैसे कुछ को तो मॉर्निंग सिकनेस होती है, सुबह उठते ही उल्टी ऐसा लगा, कुछ चक्कर से आए, कुछ अन्य मतलब इजी सा फील हुआ, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो जांच आंच कराई, ये डॉक्टर के पास गई, वो तो पता चलता है कि अरे आप तो प्रेग्नेंट है। दूसरा ये है कि किसी को जैसे 3 महीने तक, 3 महीने बाद पता चला। हमारे घर में भी हमारी जिठानी लगती हैं, उनका बेटा हो गया था 16-17 साल का, और 16-17 साल मतलब 4-5 साल उनको कोई पीरियड नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, वो प्रेग्नेंट हो गई। जब 6 महीने हो गए तो ट्यूमर है पेट में कि क्या है क्या नहीं है। अब वो ऐसा, लेकिन केसेस तो ऐसे होते हैं 5 साल तक। हाँ, अब वो जब वो अच्छा खासा जब हाथ पैर चलाने लगा तो फिर डॉक्टर के पास गई, दिखाया, अरे आप तो प्रेग्नेंट हो।
आपको तो 5 महीने की प्रेगनेंसी है। तो अब वो 5 महीने की उनको तो पता ही नहीं, तो अब वो तो बच्चा कभी भी होगा तो वो डेट भी नहीं कंफर्म हो पाती है। तो ये ऐसे भी कई केसेज आते हैं, बहुत से केसेज आते हैं। फिर लेकिन अगर आपको पता है तो हर महीने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना, हर महीने वेट करना, ये दूसरे तीसरे महीने से डॉक्टर के पास दूसरे ही जाना, महीने से, दूसरे में वेट दूसरे, करना, हाँ, बॉडी अपना वेट। हाँ, अपना वेट लेना, मतलब वो डॉक्टर के पास जाएंगी तो वो खुद ही करेगा, हम्म। आपका वेट भी देखेगा, आपका हीमोग्लोबिन जैसे ब्लड टेस्ट, हाँ। मतलब पर जो ट्राइमेस्टर होता है, मतलब 3, 6, 9 हम्म। ऐसे ये ट्राइमेस्टर बोले जाते हैं। तो उसमें ब्लड टेस्ट की हीमोग्लोबिन आपका ठीक है, कोई आपको इन्फेक्शन तो नहीं है किसी तरीके का, जॉइंटिस चेक करना, टेटनेस का टीका, तीसरे महीने के बाद टेटनेस का टीका लगना होता है, तो 2 वैक्सीन वो लगती हैं, वो सब। तो वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, जच्चा कोई कार्ड दिया जाता है कि आप अपने सारे रिकॉर्ड्स इसमें, मेंशन करें। वो नहीं, आप जब भी आए तो ये लेके लेके आए, आए। तो उसमें सब कुछ मेंशन रहेगा। हाँ, डॉक्टर अपना उसमें लिख देती हैं कि इतना वेट था। डॉक्टर क्या, वहाँ पे काउंसलर जो भी बैठे है। हुए हैं और भी लोग बैठे हुए हैं, तो वो एक सिस्टम के तहत जाएंगे, वेट होगा, वो वेट लिखेंगे, अच्छा तीसरे महीने में इतना वेट था। फिर गए, ब्लड टेस्ट हुआ था, तो इसमें HIV, अब तो बहुत सी टेस्ट इसलिए होने लगे ना कि HIV, SCV, HBS, मतलब इन सबको उनकी अलग OT है, अलग लेबर रूम है, ये सब प्रिकॉशन भी देखने होते हैं। तो वो टेस्ट की कोई इस तरीके का इन्फेक्शन तो नहीं है, हीमोग्लोबिन मेन है हाँ, कि हीमोग्लोबिन तो यही डाउन ज्यादा नहीं लो हो रहा है। देखने को मिलता है। हाँ, BP कॉमन है। ये तो मैम, ये कुछ बीमारी इसमें ऐसी हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हाँ, जो उस समय ही होती हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है, हाँ, जैसे ये बीपी हो गया। बीपी हो गया, तो बीपी से क्या होता है कि जब बीपी अगर बढ़ रहा है पेशेंट का, तो एक्लेम्पसिया में जाती है अच्छा पेशेंट। अच्छा। तो वो पेशेंट तो मतलब जच्चा और बच्चा दोनों के लिए खतरनाक होता है, कई बार पेशेंट उसमें कोलैप्स कर जाते हैं। तो इन सब चीजों को जब वो जाती रहेगी डॉक्टर के पास फॉलो अप में, तो वो अपने आप सब देखेंगे, अच्छा बीपी अगर बढ़ घट रहा है तो वो उसको मैनेज करेंगी ड्रग से या जैसे भी। हीमोग्लोबिन कम है तो उसके लिए क्या आपको लेना है वो आपको बताएंगे, आपके खाने पीने का, आपको इतने दिनों में किस किस चीज को खाना है। नॉर्मली आपकी एक्टिविटी भी थोड़ा सा देख लेंगे कि आप ऐसे वर्क करें कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके, तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज भी होते हैं, वो योगा सब, है। हाँ, योगा है उसमें। तो ये सारी चीजें उसको बता के कि 9 महीने तक बच्चे को भी खतरा ना हो और और बच्चा भी माता को। अपना पूरा समय आसानी से ले जाए, कि डिलीवरी के समय वो फुल्ली प्रिपेयर हो कि हमको अगर नॉर्मल डिलीवरी होनी है तो पेन होते हैं, तो कितने पेन होते हैं, कितनी देर वो करना होता है, ये सारी चीजें उसको समझा के रखना होता है। कुछ तो घर में ही अगर वो अपने गार्जियंस के साथ है या इन-लॉज के साथ है तो वो लोग भी बता गाइड के ही करते हैं। देते हैं। हाँ, और अब लड़कियां बहुत होशियार हैं, सब आजकल सोशल यूट्यूब मीडिया पे से बिल्कुल। सब बहुत कुछ सीख रही हैं। बहुत वो हमसे ज्यादा एक्टिव है, कुछ वो हमें खतरनाक भी बताती होता है, हैं। खुद खुद का खुद से इलाज करना, क्योंकि बिल्कुल खतरनाक है। कि आपको नीम नहीं पता। हकीम वाली भी जो बात है, हाँ हाँ बिल्कुल। वो तो करना ही नहीं चाहिए। कि कोई मेडिसिन के डेफिनेटली फायदे हैं, लेकिन उसके नुकसान भी हैं। बिल्कुल है, आप उसको आयरन ओवरडोज, कैल्शियम जैसी चीज ही हमको साइड इफेक्ट करती है। कैल्शियम ज्यादा खा लो तो बहुत बड़ा खतरनाक है। आयरन का भी वही है, वही है। ओवरडोज होगा, ब्लड गाढ़ा करेगा, वो चीज। हमें कब आयरन शुरू करनी है, कब कैल्शियम शुरू करनी है, कब भी कॉम्प्लेक्स देना है, हम्म। फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमें कुछ नहीं देना है, फिर उसके बाद ये सब चीजें देनी, फिर लास्ट मंथ में हमको क्या क्या विड्रॉ कर देना है, फिर क्या क्या चलाना है, तो ये सब चीजें आप यूट्यूब से नहीं सीख सकते। बिल्कुल नहीं, आप जाना पड़ेगा आपको डॉक्टर के पास, बिल्कुल क्योंकि जाना पड़ेगा। उसको पता है आपको कब कितना देना हाँ, है। आपको जो एक तरीका है ना कि हम ऑनलाइन हमने फोन पे बात कर ली और वो सब कर लिया और उससे कर लिया, तो ये सब चीजों को काफी बहुत, सिम्टम आपके बिहेवियर पे, फेस पे, आंखों में हाँ, दिखते हैं। दिखता है। अभी बिल्कुल दिखते हैं। हमारे एक मिलने वाले हैं इटावा के, उनकी बहू नोएडा में थी, अच्छे पैसे वाले हैं, लड़का भी अच्छी जॉब में है, तो प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन थे बच्चे को। मतलब अब जो अल्ट्रासाउंड होने लगे हैं ना, अल्ट्रासाउंड के भी अलग अलग टाइप हो गए हैं। एक जनरल अल्ट्रासाउंड होता है, फिर लेवल 2 होता है, फिर कलर वो होते हैं, इस तरीके के कई। तो उसमें बच्चा जो था, फीटस जो था, उसकी किडनी में कोई इन्फेक्शन था। तो इसके लिए वो वहीं पे थी कि डॉक्टर की प्रिकॉशन में रहे। बीच में कुछ ऐसा हुआ कि उसको इटावा आना पड़ा। तो अब इटावा है तो उन्होंने हमसे कहा कि आप ऐसा करो, किसी को आप दिखवा दो, तो ये है कि जब तक यहाँ है तब तक मैनेज हो जाए। तो हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, मंगल सर हैं सर्जन, उनकी मिसेस, तो हमने उनको दिखवाया।
तो जब उन्होंने फुल्ली चेकअप किया, भाई वहां कॉर्पोरेट में दिखा रही थी, इतनी मोटी फाइल थी, उन्होंने सब कुछ चेक किया, सब कुछ देखा, तो उन्होंने कहा बेटा वैक्सीन आपको लगा, 6 महीने हो चुके थे उसको, वैक्सीन लगा नहीं लगा, एक भी वैक्सीन नहीं लगा। ब्लंडर मिस्टेक। मतलब हम बहुत बड़ी जगह में थे, हम बहुत बड़ी चीजें देख रहे थे, बच्चे के इन्फेक्शन तक पहुंच गए, लेकिन जो जनरल चीज थी नेसेसरी थी, हम उससे चूक गए। दूसरा, फिर उन्होंने रिपोर्ट्स देखे, उन्होंने उसको देखा, सीवियर जॉन्डिस, हिस्ट्री ली, उसके साइन सिम्टम पूछे, खुल के आ गया कि अच्छा खासा उसको जॉन्डिस था। जॉन्डिस में भी क्या होता है कि कई बार पेशेंट उसमें कन्वल्सन्स आने लगते हैं उसको, तो फिर उन्होंने वो ट्रीटमेंट चालू किया। अगले दिन उसको वैक्सीन लगवाई, यहीं डिस्ट्रिक्ट में ले जाके ट्रीटमेंट चालू किया, और उसको 7 महीने, मतलब सेकंड वैक्सीन लग भी नहीं पाई, आप सोचो, क्योंकि वो ये था कि डिलीवरी तो वहीं जाके करानी, यहाँ करानी नहीं है। उतने दिन में जॉन्डिस भी नॉर्मल आ गया, वो सब आ गया। खैर वो नहीं जा पाई, रात में उसको पेन शुरू हुए, हम रात ही को लेके गए, और ये स्थिति बनी कि फिर सीजर कराना पड़ा, क्योंकि बच्चा छोटा था, 7 महीने पूरे नहीं हो पाए थे, बच्चा निकालना जरूरी था, तो वो करा लिया। अब ये ऐसी गलतियां थी, जॉन्डिस जैसी गलती, कि आप कैसे ओवरलुक कर गए। तो ये सब आप सामने होंगे तभी पता चलेगा, सही बात है। फोन पे और उस पर ये सब चीजें नहीं पता चल सकती हैं। जैसा कि आप राष्ट्रपति भवन तक पहुंची, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा आपको सम्मान दिया गया, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या आपने कभी सोचा था ये सब चीज यहाँ तक आप पहुंचोगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था। हाँ। जो काम करने का जज्बा था, सिर्फ काम करना है, मतलब काम करना है, बेहतर करना है, जिससे हमारा पेशेंट सेटिस्फाई हो, उसके अटेंडेंट सेटिस्फाई हो, हमारे अधिकारी सेटिस्फाई हो, प्लस मैं खुद में सेटिस्फाई हूँ। सही बात है। जिससे मैं घर आके जब लेटूं तो मुझे ये तसल्ली हो कि मैंने आज अच्छा काम किया, और सेवा भाव, सेवा भाव, नर सेवा नारायण सेवा। हाँ, बराबर तो है। वो जो एक चीज थी, बस वो करना था। जैसे छोटे छोटे कई वो हैं, जब मैं कार्डियोलॉजी जिन दिनों मैंने चलाई है, मैंने डे नाइट देखा ही नहीं। रात को अगर 2:30 बजे भी हार्ट अटैक वाला पेशेंट, मतलब 2 तरीके के आते हैं, एक तो नॉर्मली जो आते हैं जिनको चेस्ट पेन है और वो उनको, और एक वो आते हैं जिनको अटैक पड़ा हुआ होता है। तो अगर वो 2:30 बजे भी आया, चूंकि उसके हॉस्पिटल में, ये किस साल की बात है? ये है 99-2000 के बीच की बात। तो फ्रिजेस थी, लेकिन हमारे कार्डियोलॉजी विभाग में फ्रिज नहीं थी, और जो एक इंजेक्शन उस समय दिया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज करके, वो महंगा इंजेक्शन होता था, वो फ्रिज में ही रखना होता था। अच्छा। तो उसका सलूशन ये ढूंढा कि हम अपने घर की फ्रिज में रखते थे। तो रात में अगर 2 बजे पेशेंट आया तो मैं 2 बजे उठ के जाती थी, इंजेक्शन लेके अपने सामने लगवा के, क्योंकि वो मैनेज करना होता था, 40 मिनट में वो इंजेक्शन देना होता था। वो पूरा उतनी देर में पेशेंट बीपी हाई लो कर रहा है, पल्स, तो वो पूरा मॉनिटरिंग करनी होती थी, क्योंकि उस समय कार्डियोलॉजी में टोटल मॉनिटर थे, सेंट्रल मॉनिटर था, पेशेंट साइड मॉनिटर थे। वो करा के जब पेशेंट बिल्कुल मतलब वो हो जाता था, तभी हम कराते, नॉर्मल हो जाता था। हाँ। तो ये जैसे करना है, अब उसके लिए कई बार हमको बहुत बातें सुनने को मिली, आपको क्या मिलता है फैमिली से? हाँ, फैमिली से ज्यादा हमको नहीं खैर कभी कुछ मिला। फैमिली वाले तो हमारे इस चीज के लिए, पेशेंट के लिए समर्पित थे। आप जैसे आप काम करना चाहो करो, तो उसके लिए, लेकिन हमारे स्टाफ वो कमेंट करता है ना, आपको आपके साथ वाले ही अच्छा क्या लालच है, रात को 2 बजे आपने काम किया, क्या मिला आपको, मतलब सबका ये होता है कि ऐसा तो नहीं कि इनको पैसा मिल रहा हो। वो तो कार्डियोलॉजी में मैं चाहती तो कमा सकती थी, ऐसा नहीं था, बहुत ऑप्शन थे, जो बहुत अच्छे घरों के लोग, क्योंकि हार्ट अटैक का उस समय सिस्टम ही ये था कि बहुत अच्छे घर का ही कोई हार्ट अटैक का आता था, लोअर क्लास का आता, तो वो जाने के, वो ठीक होने के बाद ये जानना जरूरी समझती थी कि साहब वो कुछ हम सेवा, बताओ साहब चाय मंगवा दें, बताओ साहब आप लोगों के लिए तो कितना कर सकते हो, ये क्वेश्चन होता था। उनने कहा हम इतना कर सकते हैं, तो भाई हमारे यहाँ घड़ियां टंगवा दो। तो ये हमने, हाँ, ये हमने अपने कार्डियोलॉजी को मेंटेन किया था। हमें ईसीजी मशीन ले जाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, एक पेशेंट ठीक हुआ वो ट्रॉली दे गया,
कारपेट पूरे उसमें थे, गमले थे पूरे उसमें, ये सब पेशेंट के दिए हुए थे। घड़ियां थी, तो ऐसी छोटी छोटी काफी चीजें थी। और एक पेशेंट तो मतलब बहुत अच्छा वो करके गया था, इन्वर्टर पूरा डोनेट किया था। तो ये सारी चीजें फायदा थी, हमको उससे फायदा मिलता था। भाई हमारे पास इन्वर्टर है, तब हॉस्पिटल में इन्वर्टर कहीं थे ही नहीं। सही बात है। तो कार्डियोलॉजी में इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी व्यवस्था, हालांकि हम फ्रिज नहीं डोनेट करा पाए, फिर फ्रिज हमको मिल गई थी गवर्नमेंट से। तो ये सारी चीजें हैं, आप काम करेंगे, बेशक आपको पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन ये निश्चित है कि आपको आशीर्वाद मिलेगा। सही बात है। और आशीर्वाद हमको भरपूर मिला। शायद उसी आशीर्वाद का नतीजा है कि हम उस लेवल तक पहुंच पाए जो अवार्ड हमको मिला। हमारे अपने जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप ये सोच के चलेंगे कि जो आने वाला पेशेंट आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई घर का हो सकता है, जब ये धारणा आपके दिमाग में हो जाएगी तो आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और वो मेरे साथ हुआ। जैसे मेरे फादर, सर्जरी का एक फंडा है कि सर्जरी के टाइम पे पेशेंट का अटेंडेंट अंदर नहीं हो सकता है। मैंने अपने फादर की 3 सर्जरी, मेजर सर्जरी सेल्फ कराई हैं। अंदर प्रोस्थेसिस हुआ था, इम्प्लांट पूरा पड़ा था अंदर, जो हड्डी कूल्हे की टूट जाती है वो दूसरी रिपेयर होकर, मैंने तीनों बार सेल्फ कराई है, किसी को वॉश नहीं होने दिया। मेरे फादर भी यही चाहते थे कि आप रहो। तो मेरे डॉक्टर्स ने मुझे कोऑपरेट किया। मेरे बच्चों की ये कंडीशन थी, एक बार एक्सीडेंट हुआ हमारे बच्चों का, छोटे छोटे थे, स्कूल में तो प्राइमरी में जाते थे। तो हम ड्यूटी पे थे, हमको पता चला तो ये लोग पहुंच गए थे, जैसी खबर आई है वैसे ही हस्बैंड लोग और कॉलोनी के जो लोग थे पहुंच गए थे। तो वहाँ डॉक्टर बलबीर सिंह का नर्सिंग होम पास में था, आवास विकास के पास में, तो सारे बच्चों को ले जाके वहीं पे रखे। तो बेटा हमारा बहुत छोटा था उस समय, करीब 6-7 साल का, तो उसने इंजेक्शन नहीं लगवाया। आपसे लगवाया? हाँ, वो तो मैं अपनी मम्मी से ही लगवाता हूँ। पूरा इंजर्ड था, पूरा सब थी, लेकिन उसने इंजेक्शन नहीं, वो हॉस्पिटल आया तो मेरे से इंजेक्शन लगवाया। तो ये कुछ चीजें होती हैं कि आपके घर वाले, जैसे मैंने देखा है बहुत से लोग होते हैं अपने ही बच्चे पे उनको कॉन्फिडेंट नहीं होता है, वो बाहर जाना चाहते हैं अच्छी जगह पर। हमने, क्योंकि हमें अपनी ओटी पे इतना भरोसा था कि हमने जितनी भी सर्जरी अपने घर की कराई, हमने आई की सर्जरी अपनी जितनी फैमिली की कराई, हमने अपने सरकारी हॉस्पिटल में कराई कैंप में, क्योंकि मैं उस समय इंचार्ज थी। मुझे भरोसा था कि मेरा जो भी स्टेलाइजेशन है या जो भी ओटी का वो है वो परफेक्ट है। तो मैंने अपनी ओटी में कराई, मैंने कहीं नहीं भेजा किसी को भी। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस था, और यही सोच के दूसरों के साथ भी, भाई ये कॉन्फिडेंस इसीलिए तो था कि मैं प्रॉपर काम कर रही थी, तो दूसरों के लिए भी इन्फेक्शन, किसी भी पेशेंट की आंख अगर जाती है तो वो तो उसके लिए बहुत बड़ा धोखा होगा। सही बात है। तो ये सब काम, मतलब ये सोच के कि हमें काम करना है, तो उसका काम करते करते आप हाँ महामहिम तक पहुंच गए, प्रभु की कृपा से। बिल्कुल प्रभु की कृपा है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, कृपा पूरी प्रभु की थी। शायद काम करने का जज्बा भी उन्हीं ने दिया। सही बात है, जीवन क्योंकि हम जहाँ से आए थे वहां तो ये सब चीजें थी नहीं। उन्होंने हमें, मैंने कहा ना, जैसे सब कुछ चमत्कार होते चले गए। हम वहां पहुंचे जहां से हमको इस चीज के लिए प्रेरणा मिली कि तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। मेरी औकात कहाँ थी। सही बात है। सामने वाले ने हमको बुलाया, हमको कहा, फिर हम ढीले पड़ जाते कि चलो, लेकिन वो अंदर से ये बेचैनी हमको करना है। फादर से कहा तो वो भी एग्री कर गए, फिर फूफा जी को बोला तो उन्होंने भी फटाफट। तो ये सब इतना नॉर्मल नहीं था, वो कहीं ना कहीं वो अपना धक्का मार रहे थे कि तुमको ये मिले, तुमको ये मिले, तुमको ये मिले, और उन्होंने ही सब कुछ कराया। राष्ट्रपति भवन में गए, आपको नाम आया कि आपको ये सम्मान मिलना है, तो वो फीलिंग क्या थी? क्योंकि ये शायद गिने चुने लोगों को मिलता है, नेचुरली स्टेट में शायद बहुत कम लोगों को हाँ, मिलता है। मेरे टाइम में मैं अकेली थी स्टेट से। किस मुझे मिला है, वैसे तो 2020 था मेरा जो अवार्ड जो था, वो 20 मतलब 2020 का था। लेकिन वो चूंकि कोरोना टाइम चल रहा था तो वो डिले होकर हमको 2021 में मिला है। वो भी वर्चुअल मिला था। अच्छा। हाँ, तो वो उस समय राष्ट्रपति कोविंद जी थे, तो वर्चुअल मिला था, लखनऊ बुलाया गया था। हालांकि फैसिलिटी पूरी दी गई थी उसमें भी, बाकायदा हमको पूरी गाड़ी मिली थी यहाँ से ले जाने के लिए, पूरा प्रोटोकॉल था। वहाँ होटल में रुकने की 3 दिन की व्यवस्था थी। हमारे साथ 2 लोग और हो सकते थे, हालांकि हमारे साथ हस्बैंड खाली गए थे।
क्योंकि उस दिन बुढ़वा मंगल था। हम्म, तो यहाँ पे भी मंदिर पर वो चल रहा था सब, तो ये अकेले ही गए थे। तो वहाँ पूरी व्यवस्था, जहाँ पे हम लोगों का खाना पीना था, वो मतलब अलग, पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। वहाँ से एक दिन मतलब 2 दिन वहाँ पे रिहर्सल हुई थी, तो वो रिहर्सल के लिए जाना और रिहर्सल आना। में क्या? रिहर्सल में चूंकि जैसे वहाँ जाते तो वहाँ भी रिहर्सल होती है। वहाँ पे राष्ट्रपति भाई राजा है, राष्ट्रपति है। उसके सामने कोई भी एक हल्की सी चूक, उसके पास निश्चित, मतलब जो मैंने देखा वाकई उनका 8:21 टाइम, तो 8:21 पे वो अपनी चेयर पे थी मैडम, अच्छा अच्छा। जब वहाँ उसमें थे मुर्मू जी। मुर्मू जी, जब वहाँ भवन में गए थे। और 8:45 पे फिनिश, तो 8:45 घड़ी देख लो, बिल्कुल मतलब फिनिश। फिनिश। तो वो एक एक चीज जो रिहर्सल यही थी कि आपको कितने मिनट में अपनी चेयर से उठ के कहाँ तक जाना, अवार्ड लेना और आपको लौट के आना। तो वो रिहर्सल 2 दिन, वही रिहर्सल हम लोगों की यहाँ कराई गई क्योंकि वर्चुअल में थे। हाँ, वर्चुअल में था। तो यूपी का वहाँ का तो सबको एक एक करके वहां पे खड़े होके कि आपको सामने जाके कितना झुकना है, मतलब एक एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट। वो, मतलब वाकई ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको शायद शब्दों में बयान नहीं किया नहीं जाए। किया जा सकता है। बहुत बहुत मार्मिक चीजें, एक खुशी, एक थोड़ा सा वो कष्ट की आज फादर होते जो हमें इस वहां तक पहुंचाया है, तो उनकी एक देखते तो अलग वो भी खुश होते। खुश तो बहुत होते थे क्योंकि उनके सामने हमको बहुत कुछ मिल चुका था। लेकिन ये एक ऐसी चीज थी जो रेयर मिलती है। भाई साहब हमारे के सामने अनाउंस हो गया था, तो वो ये पूछते पूछते ही बीच में चले गए कि बिटिया कब मिलेगा, बिटिया कब मिलेगा। तो हमको सितंबर में मिला, वो मई में एक्सपायर हो गए थे कोरोना में ही। खैर ये सब तो जिंदगी के वो हैं, चलते रहते हैं। लेकिन हाँ, कुछ खलता है सही बात कि है। जिनको ये सब चीजें देखनी चाहिए थी, नहीं देखी। लेकिन जिन्होंने देखी, मदर ने देखी, मदर इन लॉ ने देखी, बच्चों ने देखी, तो और उन लोगों को भी शायद जवाब मिले कहीं ना कहीं, जो ये कहते थे कि तुम रात को 2 बजे, क्या लालच है जाने का। क्या लालच है, ये चीजें होती हैं छोटी छोटी जी, तो जो आपको आगे उनको बढ़ाती भी हैं। कहीं ना कहीं ये मिला कि अच्छा रात को 2 बजे जो गई हैं, तो कभी भी ये सोच के गई नहीं कि कोई 2 पैसे दे के जाएगा, हमें इसलिए जानना है। पैसा चाहते कमा सकते थे, ऐसा नहीं था। बहुत मौके आए, बहुत मौके आए। सही बात। मेडिको लीगल केसेस वगैरह में ऐसे लोग रखते थे कि साहब यहाँ पे ये हमारी मदद कर दो, तो कभी कॉन्शियस अलाउ नहीं किया। तो ऐसे भी, ऐसा नहीं, मेडिकल विभाग है, बहुत लोग बहुत जगह पे चाहते थे। जैसे एक बहुत बड़ा हमारा वो था जो अल्ट्रासाउंड करा दो, लड़की है कि लड़का है। अच्छा, ये केसेस भी थे। बहुत थे। वो एक हमारे मिलने वाले थे, उनकी बड़ी बेटी थी, सेकंड का वो था, दीदी अल्ट्रासाउंड करा दो। हमने कहा, तब अल्ट्रासाउंड ऑन रिक्वेस्ट होते थे, अच्छा, हॉस्पिटल्स में नहीं थे। तो हॉस्पिटल में जैसे मेल फीमेल वाला करा दो। तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा फिर क्या करोगे? बोले पता चल जाए बेटी है कि बेटा है। अच्छा, हमने कहा पता चल गया, फिर क्या करोगे अगर बेटी होगी तो? अब वो चूंकि दीदी हमसे कहते थे, तो वो आगे हिम्मत नहीं कर पाए कि कुछ कहें। बात खत्म हो गई फिर ये। हाँ, हमने कहा आप घर जाओ, और ईश्वर के पास बेटा हुआ उनको। तो अब तो वो बहुत ही ज्यादा मानते हैं। ऐसी और कई लोग आए, दीदी 2 बेटियां हैं, टेस्ट करा दो। तो हमने कहा टेस्ट तो हम नहीं कराएंगे, बिटिया हो जाए। तो हमने कहा एक शर्त है, बिटिया हो जाए आप हमें दे जाओ। तो मेरे पास इतने लोग हैं जो बेटी भी चाहते हैं। सही बात है, सभी एक से नहीं होते हैं। ठीक है, आपकी लड़की को अगर वो सारे सुख मिले तो मानना, आप हमें दे जाओ। हम ऐसी जगह उसको भेजेंगे जहां वो पढ़ाई से, लिखाई से, ऐशो आराम से पूरी आपको तसल्ली रहे। लेकिन अगर आप ये चाहो, और उनके बाई चांस तीसरी बेटी भी हो गई, अब वो तीसरी बेटी उनको इतनी ज्यादा प्यारी है क्योंकि उसके बाद उनके कुछ दिन बदल गए। हाँ। तो वो इतनी ज्यादा प्यारी है, अब वो कहती दीदी आपने बचा लिए। तो ऐसे भी कई केसेस हैं। सही बात। अब जो नहीं माने, उनने जाके अपना कराया, तो भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो मैम आज की हम
ये पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो और सारे प्रश्न होंगे और सारे आपके जीवन के अनुभव होंगे, उन पर चर्चा करेंगे। ओके, नमस्ते। थैंक